हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो मैं आप लोग को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच इतने कम समय में इतना सपोर्ट करने के लिए। और हमारी जो यूट्यूब की फैमिली है वो 500 मेंबर्स की हो चुकी है, ठीक है। तो इसी के लिए मैं आज आप लोग का जो प्रॉमिस किया था कि मैं 500 प्लस क्वेश्चन का आप लोग के लिए मैराथन कराने वाला हूँ सीएमआर का, जिसमें हम लोग टोटल बुक को कवर अप करेंगे। तो वो आई थिंक आज या कल में हम लोग करेंगे, देख लेते हैं। और आप लोग सबको उसके लिए रेडी रहिएगा, क्योंकि उसमें हम लोग सारा क्वेश्चन कवर अप करेंगे, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छोटा मोटा क्वेश्चन है, टोटल का टोटल, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है आपका चैप्टर नंबर, बताइए आप ही लोग बताइए, आप लोग तो क्लास कर रहे हैं डेली। चैप्टर नंबर 10, ठीक है। तो एक्चुअली ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके मैंने काफ़ी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोग के लिए पिक किया है, ठीक है। तो हम लोग इसको कोई भी चीज़ को बिना स्किप किए हुए सारा कुछ को हम लोग लाइन बाय लाइन कवर अप करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 10 हमारा क्या है? माइंड वर्किंग। माइंड वर्किंग। अब आते हैं हम लोग, चलिए अपना सबसे पहला क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? व्हाट डज एसएमपी स्टैंड फॉर? एसएमपी का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो एसएमपी का फुल फॉर्म क्या होता है? सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, ठीक है। आज क्वेश्चन ज़्यादा है हमारे, तो थोड़ा सा जल्दी हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना कम समय में हो पाए, क्योंकि एग्जाम में भी अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो हमें सब कवर अप भी करना है। अगला पूछता है ओनर एजेंट एंड मैनेजर ऑफ माइन सेल, ठीक है। जो भी आपके ओनर एजेंट ऑफ मैनेजर होंगे माइन के, वो इनमें से क्या करेंगे? तो वो क्या करेंगे? आइडेंटिफाई हैजार्ड एंड सेफ्टी, उसके बाद एक्सेस द लेवल ऑफ रिस्क, डिटरमाइन प्रायोरिटी विस मेजर, जो भी आपका सिग्निफिकेंट रिस्क का होगा, या ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। जो भी ओनर एजेंट मैनेजर होंगे माइंस के, वो ये सारे चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, एक मिनट गाइज, इसमें थोड़ा सा, हाँ इसको हटा देते हैं एक तो। अब ठीक है, डबल हो गया था। चलिए आप बताइए, इसमें आपको सीक्वेंस पूछ रहा है, ठीक है। सीक्वेंस आप लोगों को बताना है कि जो भी आपका रिस्क होता है माइंस में, उसको हम लोग हटाने के लिए कौन सा सीक्वेंस फॉलो करते हैं। सबसे पहले एलिमिनेट करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, या प्रोवाइड करते हैं पीपीई, या कंट्रोल करते हैं रिस्क को। तो आप लोग अगर जानते होंगे तो उसमें सीक्वेंस में ही लिखा हुआ है आपका बुक में, ठीक है, कि सबसे पहले हम लोग उसमें क्या करते हैं? एलिमिनेट करते हैं रिस्क को, ठीक है। उसके बाद हम लोग दूसरा में क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं रिस्क को। उसका तीसरा में हम लोग कोशिश करते हैं मिनिमाइज़ करने का रिस्क को, और लास्ट में हम लोग क्या करते हैं? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो ये उसका सीक्वेंस है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, आई थिंक ये हो, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ए डी बी सी, ए डी बी सी ही आपका आंसर हो जाएगा इसमें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपका सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, ठीक है। आपका जो भी सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान है वो आपका क्या कंसीडर करता है, उसमें मतलब क्या क्या आता है। तो सबसे पहले आपका देखिए प्रिंसिपल हैजार्ड मैनेजमेंट प्लान, उसमें जो भी आपका प्रिंसिपल हैजार्ड होगा उसके बारे में होगा। स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर, जो भी आपका ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर होगा वो सब होगा। या फिर प्लान टू पीरियडिकली रिव्यू, ऑडिट एंड इम्प्रूव द सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। तो सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान जो होगा उसमें ये सारा चीज़ मेंशन है, ठीक है। और ये स्टार्टिंग में ही है, अगर आप लोग नहीं पढ़े तो सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान का ये क्वेश्चन जो है ना गाइज, एक बार एग्जाम में भी हमको जहाँ तक याद है पूछा था, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन दे दिया था, बोला था कि इनमें से कौन सा नहीं है, डज नॉट कंटेन, आई थिंक पूछा था। अब वो याद नहीं आ रहा कि आई थिंक एमसीएल का था या फिर कौन सा कोलेरी का था, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसमें आप लोग का टोटल बुक में अगर देखिएगा तो टोटल इसमें 8 पॉइंट्स है, ठीक है। मतलब एक तरह से पॉइंट्स 8 है, लेकिन उसमें आई तक पढ़ना था। आई थिंक आई 9 पॉइंट है, हाँ ठीक है, टोटल 9 पॉइंट है। तो 9 पॉइंट है, आप लोग 9 पॉइंट पर देख लीजिएगा कि सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान में क्या क्या चीज़ इंक्लूडेड है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर बोल रहा है ओनर एजेंट एंड मैनेजर सेल सबमिट अ कॉपी ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान टू। इसका आंसर तो आप लोग सबको पता है, मुझे कमेंट कीजिएगा। 5 नंबर का ऑप्शन, मतलब आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा कि ओनर एजेंट मैनेजर जो है वो सेफ्टी मैनेजमेंट का प्लान का कॉपी किसको सबमिट करते हैं? आरआईएम को, सीआईएम को, या फिर दोनों को, या फिर तीनों को, आरआईएम और सीआईएम और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। तो इसका आंसर मुझे सब कोई कमेंट करेगा 5 का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फुल फॉर्म ऑफ एसओपी। एसओपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एसओपी का फुल फॉर्म सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर, सेफली ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर, या नॉन ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर, ठीक है। ऐसे एसओपी का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर। अब देखिए अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन नंबर 111, जो भी आपका रेगुलेशन नंबर 11 है, उसमें पिलर का जो भी होगा शेप वो पूछ रहा है कैसा होता है पिलर का। रेक्टेंगुलर होता है, स्क्वायर होता है, या फिर रोम्बस शेप होता है, या नॉन ऑफ दिस होता है। तो रेगुलेशन नंबर 111 का पूछेगा तो आपको आंसर देना है कि रेक्टेंगुलर शेप का होता है, ठीक है। आपका इसमें दिया हुआ है कि रेगुलेशन नंबर 111 में कि जो भी आपका पिलर का शेप होगा वो जनरली रेक्टेंगुलर ही बनाया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 8 नंबर हमसे पूछ रहा है एक्सेप्ट व्हेन परमिटेड बाय आरआईएम, ठीक है।
जब भी आपका आरआईएम परमिशन देगा एक्सेप्ट, मतलब कि उस केस को छोड़ के, एक्सेप्ट बोल रहा है ना, एक्सेप्ट मतलब उस केस को छोड़ के जब आरआईएम परमिशन देगा, विड्थ ऑफ गैलरी शैल नॉट एक्सीड, जो भी आपका विड्थ ऑफ गैलरी होगा, मतलब कि चौड़ाई, गैलरी की जो भी चौड़ाई होगी वो कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आपका क्वेश्चन ये है, ठीक है। अगर आरआईएम का परमिशन नहीं मिलेगा तो मतलब कि नॉर्मल ही पूछ रहा है, ठीक है। अगर आरआईएम का बात आया ही ना, अगर पूछ रहा नॉर्मली, अगर आपका बोला जाए तो विड्थ ऑफ गैलरी कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3.6 मीटर, 4.2 मीटर या 4.8 मीटर या 5.2 मीटर, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का 4.8 मीटर, ठीक है। जो विड्थ होता है गैलरी का, विड्थ मतलब कि चौड़ाई जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो विड्थ आपका ऐसे, ये आपका 4.8 मीटर से कम, मतलब 8.4 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट एक्सीड मतलब ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि गैलरी का विड्थ पूछा ना, तो गैलरी का हाइट कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो गैलरी का हाइट होता है वो कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इस केस में, ठीक है। इसका आंसर मुझे सबको कमेंट करेगा, साथ ही साथ मुझे भी पता चले कि आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 आपको बोल रहा है, इलेक्ट्रिकल बैटरी और डीजल पावर सेल्फ प्रोपेल्ड मशीनरी इंक्लूड साइड डिस्चार्ज लोडर, लॉर्ड हॉल डंपर। ये सारे आपके मशीन्स है, ठीक है। जो भी आपका मशीन है, ये सारे वो मशीन्स के नाम है कि डिस्चार्ज लोडर हो गए, लॉर्ड हॉल डंपर हो गए, कोल हॉलर हो गया, या फिर शटल कार हो गया। यूज बिलो ग्राउंड इन कोल माइंस, ये सारे यूज होते हैं आपके बिलो ग्राउंड में, कोल माइंस में। सेल बी प्रोवाइडेड विथ substantially constructed which shall be adequate protection against falling of ground from the roof और साइड, ठीक है। इसमें सिंपल सा एक चीज़ बोल रहा है कि ये जितने भी आपके एक तरह से मशीन हो गए माइंस में, ये सब मशीन में, ठीक है, क्या चीज़ बना हुआ होता है, सब्सटेंटिवली कंस्ट्रक्टेड, क्या चीज़ बना हुआ होता है, जिससे हम लोग क्या होता है कि जो भी आपका फॉलिंग ऑफ ग्राउंड फ्रॉम द रूफ है, मतलब कि जो छत है, रूफ मतलब हो गया छत, या फिर साइड हो गया, जैसे माइंस है तो आपका साइड हो गया या छत हो गया, तो इसमें से गिरने वाले मटेरियल या फिर जो भी सब्सटेंस होंगे उससे आप लोग को बचाता है। तो आपका रूफ कैनोपी और केव, रूफ कैनोपी का मतलब कि गाड़ी का छत्ता, जो गाड़ी से ये ड्राइवर है, ठीक है, तो ड्राइवर हो गया, ये गाड़ी यहाँ पे छत्ता ऐसे रहता है ना, छत जैसा ऊपर, और यहाँ पे अंदर मशीन है हमारे काम उम कर रहा है ऐसे, ठीक है। तो ये रूफ ये हो गया, या फिर रूफ पिलर, जो भी आपका रूफ का पिलर होगा, छत का पिलर होगा, रूफ टिम्बर या फिर नन ऑफ दी अबव, तो इसका आंसर हो जाएगा रूफ कैनोपी और कैप्स, ठीक है। जो भी आपका रूफ का कैनोपी होगा और कैप्स होगा, वही चीज़ से आप लोग को बचाएगा। तो ये इतना लंबा क्वेश्चन का बस घुमा के आंसर यही था। आप लोग क्वेश्चन देख के स्किप मत कर दीजिएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप लोग स्किप मत कर दीजिएगा कि लंबा क्वेश्चन है, हम लोग को पता नहीं आता है कि नहीं, एक बार जरूर पढ़िएगा, क्योंकि बहुत आसान, लास्ट में ये मेन मोटिव लास्ट में ही पूछा कि इतना में आपको किस चीज़ से, मतलब ग्राउंड में फॉल होने से, मतलब रूफ का किससे बचाएगा, मतलब कौन सा चीज़ बताएगा, तो आपको वही बताना कि रूफ का छत या कैप्स। अब देखिए, टू सीम और सेक्शन ऑफ ए सीम आर known as continuous seam or section respectively, partitioning parting between them is dash मीटर और लेस, ठीक है। आपको बस यही बताना है कि जो दो सीम होता है, कोयला का जो सीम आप लोग को मिलता है, जैसे माइंस चल रहा था यहाँ, कोयला का सीम होता है ना, कि जो वही दो कंटिन्यूस सीम है और सेक्शन है, वो उसका पार्टिशनिंग, मतलब जो भी पार्टिंग होता है वो कितना से कम नहीं होना चाहिए, मतलब कितना होना चाहिए और कितना से कम नहीं होना चाहिए। तो 6 मीटर, 9 मीटर, 12 मीटर या 15 मीटर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी, 9 मीटर, ठीक है। जो भी आपका पार्टिंग होता है, ठीक है, सिम का, वो कितना से कम नहीं होना चाहिए, तो 9 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, अगर कंटिन्यूस सिम चल रहा है तब, ठीक है। जिसको हम लोग कंटिन्यूस, देखिए दो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, टू सिम और सेक्शन ऑफ ए सिम आज नॉन एज कंटिन्यूस सिम। जब दो सिम या फिर सेक्शन को हम लोग, सेक्शन ऑफ सिम को हम लोग क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस सिम बोलेंगे, ठीक है। तो उस केस में जो है आपका पार्टनिंग, पार्टनिंग का मतलब हो गया बंटवारा, ठीक है। जैसे ये बंटवारा हुआ, तो ये सिम का जो बंटवारा हुआ, ठीक है, ये कोल सिम है, तो ये वही पूछ रहा है कि ये कोल सिम कितना से कम नहीं होना चाहिए, तो आपको याद रखना है कि 9 मीटर, 9 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, पिलर इन टू कंटिन्यूअस सिम, ठीक है। वही देखिए, पिलर जो है आपका दो कंटिन्यूअस सिम में, सेल एज फार एज पॉसिबल बी वर्टिकली कोइंसिडेंट, ठीक है, बट व्हेन द स्टार्टा आर इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ मोर देन दैट फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन हो गया आपका 12 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री या 30 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, 30 डिग्री। जो भी आपका इंक्लाइन एंगल है, ठीक है, वो आपका हॉरिजॉन्टल से मोर देन 30 डिग्री होगा, ठीक है, 30 डिग्री से ज़्यादा होगा अगर दो कंटिन्यूस सिम में आपका काम चल रहा है तो, ठीक है, मतलब टू कंटिन्यूस सिम में अगर पिलर बनाया जा रहा है तो। ये अच्छा क्वेश्चन है। इंक्लिनेशन ऑफ 1/4, ठीक है, इंक्लिनेशन ऑफ 1/4 इन डिग्री इज, डिग्री में उसको कितना बोलेंगे 1/4 को, देखिए 1/4, 1/4, ठीक है। तो हम लोग को बस यही पूछ रहा है कि ये कितना डिग्री होगा, मतलब एक तरह से डिग्री में अगर बात की जाती है कि ये ऐसे का सर्कल रहता है, ठीक है, तो हम यहाँ बोलते हैं ना कि 360 डिग्री होता है पूरा सर्कल का, तो वही आपको बताना कि कितना डिग्री का एंगल बना रहा है। देखिए, इसको निकालने का एक तरीका है, जिसको आता है उसको ठीक है, नहीं आता तो मैं बता दूँ। देखिए 1/4 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, परसेंटेज में क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं 0.25%,
ठीक है? इसको 1.4 का मतलब होता है 0.25%, ठीक है? और अगर हम लोग मैथ्स अगर आप लोग थोड़ा पढ़े होंगे तो आप लोग को जानते होंगे कि टेन थीटा होता है ना, टेन थीटा मतलब क्या होता था? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो देखिए यहाँ परपेंडिकुलर बाय बेस 1/4 है, तो टेन का फॉर्मूला अगर लगाइएगा, टेन 0.25 डिग्री, ठीक है? अगर आप लोग सर्च कीजिएगा तो इसका वैल्यू आता है आपका 14 पॉइंट समथिंग आता है कुछ, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का 14 डिग्री। जब इंक्लिनेशन 1:4 हो तो फिर डिग्री आपका कितना हो जाएगा? 14 डिग्री, ठीक है? ये मतलब हम आपको बस समझाने के लिए बता दिए कि एग्ज़ाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप लोग मतलब छोड़ के ही मत आ जाइएगा अचानक से, कि आप लोग को बोलिएगा हम लोग तो पढ़े ही नहीं सर, कैसे लिख देंगे? तो वो आप लोग को बस बता दिए कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? अगला आप लोग देखिए 30 नंबर, व्हाइल वर्किंग टू कंटीन्यूअस सिम, 2 कंटीन्यूअस सिम में अगर हम लोग काम कर रहे हैं या सेक्शन में, तो पार्टिंग बिटवीन देम शेल नॉट बी लेस देन और एज़ रिक्वायर्ड और परमिटेड बाय सीआईएम, ठीक है? तो वही बोल रहा है कि जो पार्टनिंग होगा, मतलब कि जो बँटवारा होगा, पार्टनिंग होगा, वो कितना से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है? 3 मीटर, साढ़े 4 मीटर, 6 मीटर या 9 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? जो कि है 3 मीटर। अगर हम लोग 2 कंटीन्यूअस में काम चल रहा है तो पार्टिंग जो होगा वो मतलब कम नहीं होना चाहिए आपका 3 मीटर से, ठीक है? शेल नॉट बी लेस देन 3 मीटर, 3 मीटर से कम कोई भी कीमत पे नहीं होना चाहिए अगर 2 कंटीन्यूअस में काम चल रहा है तो, ठीक है? अगला क्वेश्चन आपका देखिए पूछ रहा है, नो वर्किंग shall be made or no work of extraction or reduction of pillar shall be done within dash of any railway, public road, building or of an other permanent structure not belonging to the owner of the mine without the previous permission in written to the chief inspector, ठीक है? जैसे देखिए ये आपका माइंस है, माइंस में क्या हो गया कि आपका अगर कोई रोड, मतलब जैसे यहाँ पे एक समझाते, एक मिनट, ये माइंस हो गया, यहाँ बगल से कोई रोड या रेलवे लाइन यहाँ से ट्रैक गुजरा है, ठीक है? रेलवे लाइन का ट्रैक गुजरा है, तो आपसे वही बोल रहा है कि ये जो हम लोग अगर यहाँ से पिलर निकाल रहे हैं, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कम से कम कितना होना चाहिए? मतलब कि कितना मीटर का डिस्टेंस हम लोग वहाँ पे छोड़ते हैं? तो वही बोल रहा है 15 मीटर, 30 मीटर, 45 मीटर या 60 मीटर, ठीक है? और इसमें एक चीज़ और भी बोल रहा है कि जो रोड, रेलवे या बिल्डिंग होगा या फिर अदर परमानेंट स्ट्रक्चर होगा, वो बिलॉन्ग नहीं करता होगा ओनर से, मतलब वो ओनर का नहीं होगा, वो किसी और का होगा, उस केस में बोल रहा है, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 45 मीटर, ठीक है? 45 मीटर का हम लोग फिर उस केस में आपका वहाँ पे ये करेंगे, मतलब रिडक्शन ऑफ पिलर नहीं करेंगे या फिर कोई भी एक्सट्रैक्शन का काम नहीं करेंगे हम लोग उस केस में। अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है, टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ वर्किंग बिलो रेलवे। आपका क्या-क्या बोल रहा है कि जब भी हम लोग वर्किंग करते हैं, ठीक है? मतलब कि जब हम लोग क्या-क्या सेफ्टी ध्यान रखते हैं अगर हम लोग रेलवे के नीचे वर्किंग कर रहे हैं, मतलब कि ऊपर जैसे पटरी बिछा हुआ है और ट्रेन पार होता है, तो हम लोग नीचे अगर वो माइनिंग कर रहे हैं तो उसमें हम लोग क्या-क्या फिर सेफ्टी इंश्योर करेंगे। तो देखिए क्या बोल रहा है, वर्किंग शेल बी इंस्पेक्टेड वन्स एट लीस्ट इन एवरी मंथ बाय अ पर्सन होल्डिंग ओवरमैन सर्टिफिकेट। जो भी हम लोग का वर्किंग होगा, ठीक है? उसको हम लोग इंस्पेक्ट करेंगे हर 1 महीना, और जो भी इसको इंस्पेक्ट करेगा उसके पास क्या होगा? ओवरमैन सर्टिफिकेट होगा। दूसरा बोल रहा है ओवरमैन सर्टिफिकेट या मैनेजर सर्टिफिकेट होगा, एंड द मैनेजर पर्सनली वंस एटलीस्ट इन एवरी 3 मंथ, और मैनेजर क्या होगा कि पर्सनली एक बार उसको इंस्पेक्ट करेगा हर 3 महीने में, समझ गए? जो भी ओवरमैन या फिर मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर होंगे, वो हर महीने में एक बार करेंगे और मैनेजर पर्सनली 3 महीने में एक बार करेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा बोल रहा है कि प्रोटेक्टिव मेजर्स शैल बी टेकन एज व्हेन नेसेसरी टू कीप द वर्किंग इन अ फैक्ट्री कंडीशन। जो भी हम लोग का प्रोटेक्टिव मेजरमेंट होगा, ठीक है? जो भी हम लोग का प्रोटेक्टिव मेजर मतलब कि जो भी हम लोग जिससे पता चले कि हाँ, इससे रिस्क कम है या फिर इससे हेल्प होगा, ठीक है? तो वो सारे मेजर्स हम लोग लेंगे। तीसरा बोल रहा है अप्रोच रोड ऑफ सच वर्किंग शैल बी केप्ट एडिक्वेटली सपोर्ट। वैसा जो वर्किंग है उसका रोड को हम लोग क्या करेंगे? सपोर्ट देंगे, मतलब जितना भी उसको सपोर्ट का रिक्वायरमेंट होगा उतना उसको हम लोग सपोर्ट देंगे नीचे से। उसके बाद अगला बोल रहा है कि फॉर कन्वीनियंस ऑफ इंस्पेक्शन every pillar in such working shall be marked on all sides with a band of white paint at least 50 मीटर वाइड और लाइम वाश, ठीक है? जो भी आपका पिलर होगा, वो पिलर को हम लोग क्या करेंगे? उसको हम लोग चूना मिट्टी से या फिर लाइम वाश जिसको बोलते हैं, उससे हम लोग करेंगे कम से कम कितना? 15 सेंटीमीटर वाइड करेंगे, ठीक है? या फिर ऑप्शन नंबर ई ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई ऑल ऑफ द अबव। जब भी हम लोग इंश्योर करेंगे सेफ्टी ऑफ वर्किंग बिलो रेलवे, तो हम लोग ये सारा चीज़ को फॉलो करेंगे, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप लोग का आज का क्वेश्चन बहुत सारा जो है साइड बुक से भी हम लेके आए हुए हैं, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे कमेंट किया था कि सर हम लोग को ईएमटी भी बता दीजिए, ये बता दीजिए, तो कुछ-कुछ क्वेश्चन आप लोग का जो है अलग से भी है, ठीक है? तो आप लोग वो चीज़ भी ध्यान दीजिएगा। इसमें हम लोग सारा कवर कर लिए हैं, जितना भी इम्पोर्टेंट है और जो सीएमआर से है और जो नहीं भी है वो सब, ठीक है? देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। जो प्रॉप है, ठीक है? वेयर अ प्रॉप इज़ सेट ऑन अ सैंड और अदर लूज़ मटेरियल। जो भी हम लोग प्रॉप लगाते हैं, आपका प्रॉप का आप लोग जानते ही होंगे, ऐसे दिखता है प्रॉप। तो हम लोग जो भी प्रॉप लगाते हैं, ठीक है?
या लूज मटेरियल पे लगाते हैं या फिर कहाँ लगाते हैं, सैंड पे। तो अ फ्लैट पीस डज नॉट हैज़ थिकनेस, विड्थ और लेंथ शुड बी यूज्ड। तो उसका थिकनेस पूछ रहा है, विड्थ पूछ रहा है और उसका लेंथ पूछ रहा है। मतलब उसका थिकनेस कितना होगा, दूसरा में पूछ रहा है विड्थ कितना होगा और तीसरा में पूछ रहा है लेंथ कितना होगा। तो इसको याद करने का एक तरीका है गाइस, देखिए जब भी ऐसा ये पूछे ना, तो आपको याद रखना है कि वो जो भी होगा वो 5 के मल्टीपल में है तीनों का तीनों, ठीक है? 5 का मल्टीपल है मतलब एक तरह से 5, 5 का स्क्वायर 25 और 25 का 3 गुना 75, इस तरह से भी याद कर सकते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ज़्यादा इसमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर जितना कन्फ्यूज़ होगा एग्ज़ाम में आप लोग अगर ऑप्शन देखिएगा, तो आप लोग को थोड़ा डाउट हो जाएगा। तो बस इतना याद रखिए कि 5, 25, 75, ठीक है? 5 का 5 गुना और 25 का 3 गुना, इसका इंटू 5 कर देते तो कितना होगा 25 और इसका इंटू 3 कर देंगे तो कितना होगा 75। तो ऐसे याद कीजिए 5, 25, 75। अगर 2-3 बार बोलिएगा तो आप लोग याद हो जाएगा, क्योंकि जो भी हम लोग प्रॉप लगाते हैं, उसका थिकनेस हो गया 5, विड्थ होता है 25 और लेंथ होता है 75। तो 5, 25, 75 ऐसे हम भी याद किए हैं आप लोग का, आप लोगों के लिए बता दिए कि आप लोग भी याद कर सकते हैं, मल्टीपल में है सब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? इन अ डीप लेयरिंग बाय केविंग पैनल, मेन फॉल मीन्स। जो भी हम लोग डीप लेयरिंग मेथड में अगर हम लोग केविंग पैनल बनाते हैं तो उसमें मेन फॉल का मतलब क्या होता है? जो भी आपका मेन फॉल वर्ड होता है उसका मतलब क्या होता है कि फॉल ऑफ रूफ मोर देन थिकनेस ऑफ सीम। आपका तो आपका रूफ का फॉल हो गया, मतलब कि छत गिर गया और कितना ज़्यादा गिर गया कि थिकनेस ऑफ सीम, जो भी थिकनेस था सीम का उससे ज़्यादा गिर गया, तो उसका मतलब मेन फॉल होता है। दूसरा हो गया आपका अ फॉल ऑफ रूफ इन अ ग्रुप विच अफेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ पिलर स्लाइस स्टूक अंडर एक्सट्रैक्शन, या अ फॉल ऑफ रूफ इन अ ग्रुप विच एक्सर्ट्स हैवी प्रेशर इन अ स्लाइस बीइंग वर्क। या लास्ट ऑप्शन हो गया आपका अ फॉल ऑफ अ रूफ इन अ ग्रुप डेट एक्सटेंड टू द सरफेस। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी। जो भी आपका रूफ गिरा मतलब कि छत गिरा, ठीक है, ग्रुप मतलब कि खाली जगह में, जो भी जहाँ काम खत्म हो चुका है खाली छोड़ दिए हैं, और एक्सटेंड टू द सरफेस और वो जमीन पे छितरा गया, तो उसका मतलब होता है हम लोग का मेन फॉल। समझ गए? अगला क्वेश्चन 18 नंबर बोल रहा है इन अ डिप्लेयरिंग बाय केविंग डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, जो भी आप लोग डिप्लेयरिंग करते हैं, केविंग डिस्टिंग का मेजरमेंट ऑफ टोटल कन्वर्जेंस और डेली रेट ऑफ कन्वर्जन बाय एन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो जो भी हम लोग आपका मेजरमेंट करते हैं टोटल कन्वर्जेंस या डेली कन्वर्जेंस को, ठीक है, तो उसको हम लोग इंस्ट्रूमेंट करते हैं गिव अ क्लियर इंडिकेशन और इंक्रीज प्रेशर ऑफ द ग्रुप। वो जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज़ करते हैं टोटल कन्वर्जेंस के लिए, उसमें क्या आपका क्लियर इंडिकेशन दिखाता है कि इंक्रीज हुआ है प्रेशर ग्रुप का, मतलब कि जो भी ग्रुप मतलब कि माइंस के अंदर ये खाली जगह है, ठीक है, तो इसके ऊपर जो छत है इसका प्रेशर बढ़ा है, ठीक है। दूसरा बोल रहा है हेल्प इन जजिंग द एफिशिएंसी एंड एडुकेसी ऑफ सपोर्ट इन वर्किंग एरिया। ठीक है, वो हेल्प करता है आपको एफिशिएंसी और एडुकेसी बताने के लिए जो भी आपका सपोर्ट में है वर्किंग एरिया में। और सी नंबर ऑप्शन बोल रहा है गिव अ साइंटिफिक बेसिस ऑफ नोइंग व्हेन टू एक्सपेक्ट अ फॉल इन अ ग्रुप सो दैट मेन आर टाइमली विड्रॉल टू सेफ्टी, या ऑल ऑफ दिस। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, जो भी आपका डिक्लेयरिंग व केबिन डिस्टिंग होता है तो मेजरमेंट के टाइम ये सारा चीज़ उसमें हम लोग मतलब इंस्ट्रूमेंट पे दिखता है। ठीक है, अब आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मॉनिटर कन्वर्जेंस इन अ डिपिलरिंग पैनल। तो आपका कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है आपका मॉनिटर करने के लिए क्या कन्वर्जेंस को? ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन है स्ट्रेस मीटर, लोड सेल, बोरहोल एक्सटेंसोमीटर और टेलटेल, और कन्वर्जेंस इंडिकेटर या कन्वर्जेंस रिकॉर्डर। तो इसका आंसर हो जाएगा मेन मॉनिटर करने के लिए अगर कन्वर्जेंस का बात आए तो इसको करता है आपका कन्वर्जेंस इंडिकेटर एंड कन्वर्जेंस रिकॉर्डर। टेलटेल आप लोग देखे हैं? टेलटेल माइंस में लगा हुआ था, ये रूफ का ये बताता है रूफ में कि रूफ पे कितना उसमें प्रेशर पड़ रहा है। इसमें देखिए एक ग्रीन होता है, एक येलो होता है, एक रेड होता है। ठीक है, ये होता है ग्रीन, रेड, ग्रीन, येलो और फिर रेड। ठीक है, ग्रीन का मतलब होता है कि रूफ का जो भी आपका प्रेशर वो सेफ है, येलो का मतलब होता है कि वो वार्निंग का साइन है, और रेड का मतलब होता है कि भागो वहाँ से, अब वहाँ पे रूफ फॉल हो सकता है कभी भी। तो टेल आपका रूफ का ये बताता है। आपको बता दिए कि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है और आप लोग को पता होना चाहिए इस चीज़ की, बोरहोल एक्सटेंसोमीटर और टेल का काम क्या होता है। ब्लास्टिंग गैलरी मेथड। ठीक है, जो भी आपका ब्लास्टिंग गैलरी मेथड का यूज़ होता है हम लोग कब करते हैं, जहाँ सिम क्या होता है आपका 6 से 15 मीटर मोटा होता है सेकंड थर्ड डिग्री केसी माइंस में, या लाइबल होगा स्पॉन्टेनियस हीटिंग में, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो सिंपल सा याद रखिए कि ब्लास्टिंग गैलरी मेथड जो होता है जिसमें हम लोग पूरा का पूरा गैलरी को ब्लास्ट करके कोयला निकालते हैं, तो वो मेथड हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ थिक जो सीम है, मतलब कि सीम मतलब कोयला का जो पिलर होता है, सीम किसको बोलते हैं, कोयला का जो भी वहाँ पे आपका ये होता है उसको सीम बोलते हैं। तो वो आपका 6 से लेके 15 मीटर तक मोटा हो। ठीक है, ये जो मोटाई हो ना इसका, ये आपका 6 से लेके 15 मीटर तक मोटा हो, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, ब्लास्टिंग गैलरी मेथड का यूज़ करते हैं। समझ में आया? अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? व्हेन इट इज नेसेसरी टू ड्राइव अ गैलरी। ठीक है, जब भी हमारा नेसेसरी हो मतलब ज़रूरत हो कि हम लोग ड्राइव करें गैलरी, मतलब गैलरी बनाए थ्रू अ पिलर
फॉर हॉलेज और वेंटिलेशन ड्रेनेज, ठीक है। किसके मदद से? पिलर फॉर ग्रेन हॉलेज, जो पिलर के हॉलेज के पिलर से, या फिर वेंटिलेशन या एक्सेट्रा से। तो हम लोग किससे परमिशन लेंगे, ठीक है। तो आपका पहला बोल रहा है कि परमिशन जो होगा हम लोग रीजनल इंस्पेक्टर से लेंगे, दूसरा बोल रहा है कि परमिशन हम लोग चीफ इंस्पेक्टर से लेंगे, और तीसरा बोल रहा है कि 14 दिन पहले नोटिस भेजेंगे हम लोग रीजनल इंस्पेक्टर को कि हम लोग गैलरी बनाने वाले हैं पिलर की मदद से, किसके लिए? हॉलेज, वेंटिलेशन और ड्रेनेज के लिए। तो 14 दिन पहले इसका नोटिस भेजेंगे या स्पेशल अरेंजमेंट करेंगे मेड फॉर रूफ सपोर्ट, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 14 दिन पहले हम लोग नोटिस भेजेंगे रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को कि हम लोग गैलरी बनाने वाले हैं थ्रू पिलर फॉर हॉलेज, हॉलेज के लिए, वेंटिलेशन के लिए, ड्रेनेज के लिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे, 22 नंबर। अंडर ग्राउंड वर्किंग शेल नॉट बी डन विथ। आपको इसमें बोल रहा है कि अंडरग्राउंड वर्किंग जो है वो शेल नॉट बी डन विद इन, ठीक है। उसको हम लोग कब नहीं करेंगे? जब 7.5 मीटर हो माइन बाउंड्री से, ठीक है। माइन बाउंड्री से जब 7.5 मीटर के डिस्टेंस हो यहाँ पे, ये माइन बाउंड्री, ये पूरा आपका माइन बाउंड्री, हम लोग यहाँ पे कोल का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से कोयला निकाल चुके हैं, तो यहाँ से यहाँ तक अगर 7.5 मीटर का बाउंड्री हो तब हम लोग अंडरग्राउंड कोल नहीं करेंगे, पहला ऑप्शन। दूसरा बोल रहा है 15 मीटर हो इसका डिस्टेंस तब। तीसरा बोल रहा है कि अ डिस्टेंस इक्वल टू पिलर साइज स्पेसिफाई इन रेगुलेशन नंबर 114 फॉर दैट डेप्थ एंड गैलरी साइज, या फिर ऑप्शन नंबर डी अ डिस्टेंस इक्वल टू हाफ ऑफ द पिलर, ठीक है। जो भी डिस्टेंस है वो आपका हाफ ऑफ द पिलर हो, रिकॉग्नाइज इन 11 1.4 फॉर द डेप्थ एंड गैलरी विड्थ, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसमें क्या बोल रहा है ना कि जो डिस्टेंस इक्वल होगा, जो भी आपका, जैसे ये मानिए आप लोग यहाँ तक काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोग का माइनिंग का ऑपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पे आपका क्या है? यहाँ पे बाउंड्री है, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो भी डिस्टेंस होगा हाफ ऑफ द पिलर साइज, यहाँ पे आप लोग जैसे पिलर बना रहे हैं, ठीक है। पिलर बना रहे हैं तो पिलर का साइज आप लोग रखे हैं मानिए 2 मीटर, ठीक। 2 मीटर पिलर है मानिए, और वही बोल रहा है कि हाफ ऑफ द पिलर, तो अगर यहाँ पे 1 मीटर का आपका गैप होगा, ठीक है, फॉर द डेप्थ एंड गैलरी विड्थ, तो फिर आप लोग यहाँ पे काम नहीं करिएगा। तो वही चीज़ इसमें बोल रहा है कि अंडरग्राउंड वर्किंग उस केस में फिर नहीं होगा, कि जहाँ पे डिस्टेंस होगा आपका हाफ ऑफ द पिलर हो। और ये कहाँ मेंशन है? रेगुलेशन 114 में, मतलब उस पॉइंट में वहाँ लिखा हुआ है क्लियरली, ये लाइन पूरा कंप्लीटली लिखा हुआ है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या पूछ रहा है आप लोग से। इन ओपन कास्ट माइनिंग, ठीक है, ओपन कास्ट माइन में नो वर्क सेल बी डन विद अ डिस्टेंस ऑफ माइन बाउंड्री। ओपन कास्ट का बात कर रहा है कि ओपन कास्ट जहाँ माइनिंग हम लोग करते हैं, ओपन कास्ट माइनिंग होता है ना ऐसे ऐसे ऐसे, ओपन कास्ट माइनिंग में, ठीक है, हम लोग माइन बाउंड्री का, जो भी आपका माइन बाउंड्री होता है, चलिए एक बाउंड्री हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे मानिए आप लोग ओपन कास्ट चल रहा है, ये बाउंड्री है, ठीक है। तो ये बाउंड्री से, ठीक है, नो वर्क सेल बी डन विद डिस्टेंस ऑफ, कितना मीटर का डिस्टेंस होता है आपका बाउंड्री का, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका बोल रहा है 7.5 मीटर, 15 मीटर, 30 मीटर या 45 मीटर। तो इसका याद रखिएगा कि ओपन कास्ट का केस का बात करें तो जो भी आपका माइन बाउंड्री से डिस्टेंस होता है वो 7.5 मीटर होता है, कि 7.5 मीटर से कम डिस्टेंस होगा तो फिर हम लोग आपका माइनिंग ऑपरेशन नहीं करेंगे। तो ये सारा पॉइंट देखिए, यहाँ पर काफ़ी सारा पॉइंट वाला क्वेश्चन है, हम सबको आपको इसीलिए एक जगह कर दिएगा ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। देखिए आप लोग एक क्वेश्चन यहाँ पे भी था, उसमें हम आप लोग दिखा देते कि आप लोग दोनों को रिलेट कर पाइएगा ना, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। देखिए यहाँ पे भी था, नो वर्किंग सेल बी डन ऑन रिस्ट्रिक्शन ऑफ पिलर ऑफ द रोड रेलवे सीन था। तो इस केस में हम लोग का क्या नंबर था आंसर बताइए? 14 नंबर जब हम लोग पढ़े थे तो इसमें था कि आपका 45 मीटर से ज़्यादा, ठीक है, 45 मीटर से ज़्यादा हो, इसमें भी आप लोग का, तो फिर हम लोग एक्सट्रैक्शन वक्सट्रैक्शन का काम नहीं करते हैं। एक क्वेश्चन ये था, और आई थिंक एक क्वेश्चन इसी टाइप का आप लोग का हम बताए थे अभी, आई थिंक आगे होगा, ठीक है। चलिए छोड़िए, जो भी हम लोग आगे देखते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हो गया हम लोग का कि आप लोग को बस इतना याद रखना है कि ओपन कास्ट के केस में 7.5 मीटर होगा, और जो भी आपका वहाँ पे था कि पिलर रोलर होगा, और वहाँ पे अगर कोई रेलवे वेलवे बिल्डिंग आ गया तो वहाँ पे कितना मीटर होगा? तो 45 मीटर होगा। तो दो याद रखिएगा, ओपन कास्ट में 7.5 और अंडरग्राउंड में हो गया 45 मीटर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे क्या बोल रहा है कि इन बिलो ग्राउंड माइंस, ठीक है, जो बिलो ग्राउंड माइंस है, अंडरग्राउंड माइंस का बात कर रहे हैं, दो बाउंड्री ऑफ अ माइंस कैन बी चेंज ओनली विद, ठीक है। तो उस केस में हम लोग बाउंड्री चेंज करते हैं सिर्फ किसके परमिशन से? अप्रूवल ऑफ द मैनेजर। जो भी आपका मैनेजर अप्रूवल कर देगा तो हम लोग माइन का बाउंड्री चेंज कर देंगे। अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, रिटन परमिशन इन ऑफ द चीफ इंस्पेक्टर, या कंसल्ट ऑफ एडजेसेंट माइन ओनर, जो पड़ोस के माइंस के ओनर है उनसे कंसल्ट करके कि हाँ हम लोग का माइंस इतना है, आप लोग का माइंस का एरिया इतना है, तो हम लोग जो थोड़ा सा एरिया इधर से आप लोग का ले लेते हैं, हम ही लोग माइनिंग करते हैं इसमें। तो इस चीज़ का आपका परमिशन कौन देता है? तो इसका परमिशन देता है आपका आई थिंक ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। रिटेल परमिशन देता है आपका कौन? चीफ इंस्पेक्टर। जब भी अगर माउंट बाउंड्री चेंज करने का बात आएगा तो आपको याद रखना है कि रिटेल परमिशन मिलता है किसे? चीफ इंस्पेक्टर से, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द ग्रूव मेड बाय कोल कटिंग मशीन इज कॉल्ड। जो भी आपका ग्रूव बनाया जाता है, ग्रूव मतलब हो गया आपका ऐसे 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 ग्रूव होता है, पत्थर होता बनाया जाता है, तो वही बोल रहा है कि जो भी आपको ग्रूव बनाया जाता है कोल कटिंग मशीन के द्वारा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कट होल बोलते हैं, वेब बोलते हैं, चैम्बर होल बोलते हैं, या फिर सम्पेड
अर्थर बोलते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा वेब। जब भी हम लोग ग्रुप बनाएंगे कॉल कटिंग मशीन से तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेब बोलेंगे, वेब। अगला देखिए, स्कैम का बात कर रहा है। स्कैम जो होगा उसको फ्रेम करेगा मैनेजर और उसको अप्रूव कौन करेगा, समझ गए। स्कैम बनाता कौन है, स्टार्टर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट प्लान आपका जो बनाता है ये तो बनाते हैं मैनेजर, और इसको अप्रूव कौन करता है, तो आपके जो भी जीएम होते हैं वो, जीएम सेफ्टी होते हैं कंपनी के वो, डायरेक्टर ऑपरेटर होते हैं वो, आरआईएम रीजनल इंस्पेक्टर या फिर सीआईएम। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो भी स्कैम होता है उसको मैनेजर द्वारा बनाया जाता है और उसको अप्रूव करने का काम होता है सीआईएम का, समझ गए। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि जो मोस्ट कॉमनली यूज एक्सट्रैक्शन लाइन इन ए केबल पैनल इज। जो भी आपका मोस्ट कॉमन यूज है, मतलब मोस्ट कॉमनली यूज एक्सट्रैक्शन लाइन है केबल पैनल का, वो क्या है, स्ट्रेट, डायगनल या फिर स्टिप डायगनल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायगनल। जो भी आपका एक्सट्रैक्शन लाइन होगा कैविंग पैनल में, ठीक है, कैविंग पैनल का मतलब हो गया कि जहाँ पे हम लोग कैविंग कर रहे हैं, कैविंग से हम लोग मतलब एक तरह से माइनिंग करते, उस जगह में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो भी ये लाइन बनाएंगे वो डायगोनल बनेगा, समझ गए, इस तरह से, समझ गए ये। और यहाँ पे हम लोग खाली छोड़ेंगे इस तरह से, तो ये बोल रहा है। आगे आपका आ गया स्लाइड, सिलिकन स्लाइड आर, ठीक है। सिलिकन साइड्स आर क्या होता है आपका, सिलिकन साइड क्या होता है, पॉलिश एंड स्ट्रेट रॉक सरफेस प्रोड्यूस बाय फ्रिक्शन बिटवीन टू साइड ऑफ अ फोल्ट रॉक, या फिर होता है आपका कोल पिलर साइड विच आर प्रोन टू स्पेलिंग। तीसरा ऑप्शन है आपका सिलेक्ट साइड ऑफ बेल्टिंग ऑफ अ बेल्ट कन्वेयर, या चौथा ऑप्शन है आपका पॉलिश एंड स्ट्रेट स्ट्रेटेड ब्लैक सरफेस प्रोड्यूस बाय स्लो बर्निंग ऑफ कोल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए। सिलिकन साइड का मतलब होता है पॉलिश एंड स्ट्रेट रॉक सरफेस प्रोड्यूस बाय फ्रिक्शन बिटवीन टू साइड्स ऑफ अ फॉल्टेड रॉक। तो याद रखिएगा सिलिकन साइड का मतलब होता है एक तरह से पॉलिश और स्ट्रेट रॉक। आप लोग देखे होंगे कि कभी कभी आपका जो रॉक मिलता है वो बहुत पॉलिश्ड होता है, मतलब कि बहुत चिकना होता है, ठीक है। वो क्यों होता है, क्योंकि फ्रिक्शन होता है जो दो साइड का और फॉल्ट के रॉक के बीच में, तो उसी के लिए, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सिलिकन स्लाइड। मतलब कि जैसे ये देखिए, ये स्लाइड है, यहाँ एक स्लाइड है, तो ये दोनों के बीच में अगर घर्षण होगा तो यहाँ का जो भी पत्थर होगा वो बहुत चिकना हो जाएगा कटने के कारण, तो उसी को बोल रहा है सिलिकन साइड्स, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है फुल फॉर्म ऑफ आरएमआर। इसका आंसर कमेंट। गाइस दो क्वेश्चन दे चुके हैं, दो या तीन क्वेश्चन हो चुका है, मुझे तीनों का आप लोग का आंसर कमेंट में कीजिएगा, ठीक है। क्लास करते रहिए और साथ ही साथ आप लोग कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे भी पता चले। आरएमआर का फुल फॉर्म तो आप लोग सबको पता होना चाहिए, इसमें से क्या है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अरे यार, अब इसको क्या कमेंट करिएगा, मत करिए कमेंट, देखिए यहाँ पे आंसर लिख ही दिया आप लोग का, रॉक मास रेटिंग। आरएमएम का फुल फॉर्म यहाँ पे मिल गया आप लोग को, मत कीजिएगा। अगला हम बोलते हैं आप लोग को, ठीक है। रॉक मास रेटिंग को जो रिप्रेजेंट करते हैं नेचर ऑफ रूप अप टू 2 मीटर अबव द गैलरी बेस्ड ऑन, ठीक है। जो भी आपका आरएमआर होगा वो क्या क्या चीज़ रिप्रेजेंट करेगा, तो बस इतना याद रखिए, ये सब तो आप लोग को बस ऐसे ही लिखा रहता है। तो आरएमआर क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो लेयर थिकनेस, जो भी आपका लेयर का थिकनेस होगा, जैसे ये आपका माइनिंग चल रहा है यहाँ पे, ये आपका सपोर्ट हो गया, ये रूफ हो गया, ठीक है। यहाँ पे कोल आपका ऊपर में सिर्फ कोयला है इधर, तो इसका जो थिकनेस होगा, ठीक है, जो भी यहाँ का थिकनेस होगा, तो थिकनेस बताएगा आरएमआर, ठीक है। दूसरा बोल रहा है स्ट्रक्चरल फीचर, ये किस तरह का यहाँ पे स्ट्रक्चर है आपका, वो बताएगा। रॉक वेदरबिलिटी मतलब रॉक किस टाइप का रॉक है, ठीक है, मतलब कि उसको वेदर का क्या प्रभाव पड़ा, तो वो उसका स्ट्रेंथ, उसका स्ट्रेंथ मतलब कितना मजबूत है, या ग्राउंड वाटर सीपेज, जो पानी का आपका सीपेज है वो, या ऑल ऑफ दी अबव। तो रॉक मास रेटिंग जो भी होगा वो आपका इनमें से ये सब दिखाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि रॉक मास रेटिंग आपका इस सब में से सब आंसर मतलब सब दिखाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। बम्प का मतलब क्या होता है, कमेंट में बताइए मुझे, ठीक है। बम्प का मतलब क्या होता है, बम्प इज, ये इंपॉर्टेंट भी है और अच्छा क्वेश्चन भी है कि बम्प का मतलब क्या होता है। अ बम्प इन अ होल रोड, a sudden vibrant burst on a large quantity of coal from pillar accompanied by loud sound due to sudden release of elastic strain energy stored in pillar, या फिर ऑन इंडिकेशन ऑफ रूफ फॉल इन अ गुफ और फ्रीक्वेंट ऑक्यूरेंस इन माइंस इन झरिया कोलफील्ड। इसका आंसर मुझे आप लोग सबको कमेंट कीजिएगा कि बम्प का मतलब क्या होता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, 33 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ डिप्लेयरिंग, ठीक है। डिप्लेयरिंग जहाँ हो रहा है स्टोइंग डिस्ट्रिक्ट में, देयर शुड बी नॉट मोर देन डैश वॉइड अनस्टोर्ड इन एट वन एट एनी टाइम, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। अगर डिप्लेयरिंग कर रहे हैं हम लोग स्टोइंग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। स्टोइंग डिस्ट्रिक्ट मतलब कि जहाँ पे हम लोग आपका कुछ सामान भर देते हैं, रेत वेत भरते हैं, जैसा कोयला निकाला है उसको कोयला निकालने के बाद वहाँ पे हम लोग कुछ सामान भरते हैं, तो स्टोइंग की मदद से हो रहा है, तो वही स्टोइंग डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे देयर शुड बी नॉट मोर देन कितना वॉइड, वॉइड का मतलब होता है खाली जगह, ठीक है। कितना खाली जगह छोड़ते हैं, अनस्टोर्ड एट एनी टाइम, वहाँ कितना खाली जगह हम लोग छोड़ते हैं, तो वो उसी के बारे में पूछ रहा है कि देयर शुड नॉट बी मोर देन, कितना वॉइड वहाँ खाली नहीं हो सकता है, ठीक है। नॉट मोर देन पूछ रहा है, कितना से ज़्यादा वॉइड मतलब खाली नहीं हो सकता, एक, दो,
3 या 2 से 3 डिपेंडिंग ऑन द रूफ कंडीशन एंड रेट ऑफ सैंड स्ट्रोइंग। ठीक है, हमें पता था ना कि सैंड स्ट्रोइंग, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जब भी हम लोग डिप्लेयरिंग करते हैं स्ट्रोइंग डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पे देयर शुड बी नॉट बी मोर देन, ठीक है, नॉट बी मोर देन मतलब कि 2 से ज़्यादा हम लोग वॉइड अनस्टोर्ड नहीं छोड़ते हैं, ठीक है, खाली नहीं छोड़ते कभी भी। अब आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे। 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन डिप्लेयरिंग बाय केविंग डिस्ट्रिक्ट। हम लोग डिप्लेयरिंग करते हैं केविंग डिस्ट्रिक्ट में। केविंग डिस्ट्रिक्ट मतलब क्या हो गया कि जो भी हम लोग 2 मेथड होता है ना, एक होता है स्टोइंग और एक होता है केविंग। डिप्लेयरिंग बाय स्टोइंग एंड डिप्लेयरिंग बाय केविंग आप लोग पढ़े होंगे। तो केविंग मतलब क्या होता है कि केव मतलब कि गुफा, तो हम लोग समझिए कि खाली छोड़ते हैं। स्टोइंग मतलब होता है क्या, कुछ सामान भरते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि डिप्लेयरिंग अगर करते हैं मतलब कि पिलर को हटाते हैं और वहाँ पे खाली जगह छोड़ते हैं, ठीक है। डिप्लेयरिंग का मतलब क्या हो गया कि पिलर को हम लोग हटाएं, डी पिलर मतलब कि पिलर को हटा दिए और खाली डिस्ट्रिक्ट छोड़े। तो उसमें हम लोग ये सब कौन कौन सा ऑपरेशन करते हैं। तो पहला बोल रहा है कि ऑपरेशन शुड बी सो रेगुलेटेड एज टू लीव एज स्मॉल एरिया ऑफ अनकोलैप्स रूफ एज पॉसिबल। तो हम लोग ऑपरेशन ऐसे करेंगे कि वहाँ कम से कम एरिया मतलब छोटा से छोटा एरिया अनकोलैप्स रूफ का पॉसिबल हो सके। मतलब ऐसा ना हो कि वहाँ पे तुरंत हम लोग गए और कोलैप्स कर गया रूफ, समझ गए कि रूफ ढह गया। तो वहाँ पे कोशिश करेंगे कि हम लोग स्मॉल एरिया अनकोलैप्स रूफ का पॉसिबल हो। अगला बोल रहा है कि मीन्स शुड बी एडॉप्टेड टू ब्रिंग डाउन द गुफ एट रेगुलर इंटरवल, कि जो भी आपका गुफ मतलब खाली जगह होगा वो रेगुलर इंटरवल पे आपको गिरेगा। फिर अगला बोल रहा है कि नो रिब और स्टूक शुड बी लेफ्ट स्टैंडिंग इन अ गुफ, जो भी आपका रिब या स्टूक होगा वो हम लोग कभी भी खाली नहीं छोड़ेंगे गुफ में, या ऑल ऑफ द अबव। तो 34 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। जब भी हम लोग डिक्लेयरिंग करेंगे स्टोइंग केविंग डिस्ट्रिक्ट में, तो हम लोग ये सारा चीज़ उसमें देखने का कोशिश करेंगे। बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे। इन इंडिया अ सीम इज नोन एज द थिक सीम इफ द थिकनेस ऑफ सीम इज मोर देन। इंडिया में आपको पूछ रहा है कि जो हम लोग कोई सीम को थिक सीम कब बोलेंगे, ठीक है। इंडिया में कोई सीम को हम लोग थिक सीम कब बोलेंगे। थिक सीम का मतलब हो गया कि मोटा सीम, मतलब मोटा परत है यहाँ कोयला का, ठीक है। अगर सीम का थिकनेस कितना से ज़्यादा होगा तो, ठीक है, जो भी थिकनेस होगा आपका वो कितना से ज़्यादा होगा। तो पहला बोल रहा है 4.5 मीटर, 4.8 मीटर, 6 मीटर या 8 मीटर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस 4.5 मीटर, ठीक है। तो अगर 4.5 मीटर से ज़्यादा का अगर थिकनेस है कोयला का सीम का, ठीक है, जहाँ भी कोयला मिलता है, तो उसको हम लोग फिर उसके इसमें क्या बोलेंगे कि वो जो है आपका थिक सीम में आता है, समझ गए। इंडिया में, इंडिया का अगर बात किया जाए तो इसका आंसर याद रखिएगा 4.5 मीटर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन इंडियन कोयल मेजर स्टाटा, जो भी इंडियन कोयल मेजर स्टाटा है, एक्सट्रैक्शन ऑफ अ सीम ऑफ थिकनेस विल अफेक्ट, एक मिनट, ये कुछ नहीं है, हाँ ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है इंडियन कोल मेजर स्टाटा में एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल और सीम विल अफेक्ट ऑन अपर सीम इफ पार्टीशनिंग बिटवीन द टू सीम इज लेस देन। तो अगर हम लोग एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं सीम का, मतलब कि जो भी हम लोग कोयला को निकाल रहे हैं जिसका थिकनेस कितना से ज़्यादा होगा, तो वो अपर सीम पार्टीशन बिटवीन टू सीम इज लेस देन। तो इसका ऑप्शन है आपका 30 मीटर, 25 मीटर, 20 मीटर या 15 मीटर। तो 36 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 15 मीटर। एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल सीम ऑफ थिकनेस 15 मीटर विल अफेक्ट अपर सीम if the partition between two seam is less than 15 meter. Extraction of seam of thickness will affect the upper seam if the partition between two seam is less than 15 25 मीटर, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 15 मीटर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 37 नंबर, मैनेजर स्टैंडिंग ऑर्डर फॉर विड्रॉल ऑफ सपोर्ट शुड कवर। अगर आपका मैनेजर आपका ऑर्डर दे दिया कि आप लोग को सपोर्ट निकालना है, ठीक है, जो भी सपोर्ट के लिए हम लोग माइनिंग करते हैं तो सपोर्ट देते हैं ना पिलर का। तो अगर हम लोग को मैनेजर परमिशन दे दिया कि आपको सपोर्ट निकालना है, तो आप लोग इनमें से क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है। तो पहला बोल रहा है कि सप्लाई एंड यूज़ ऑफ सेफ्टी कंट्रीबियंसेस, जो भी आपका सेफ्टी डिवाइस होगा या कंट्रीबियंसेस होगा उसका प्रॉपर सप्लाई होना चाहिए। दूसरा बोल रहा है कि सेटिंग अप टेम्प्रोरी सपोर्ट, जो भी आपका सपोर्ट दिया रहेगा वो टेम्प्रोरी सपोर्ट होगा। तीसरा बोल रहा है कि आपका सीक्वेंस ऑफ इंडिविजुअल को फॉलो करेंगे कि एक सीक्वेंस में प्रॉपर निकालेंगे, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा पहले मौजूद होगा पहले उसको निकालेंगे, फिर उससे कम वाला, फिर उससे कम वाला, उस तरह से। अगला बोल रहा है आपका सेफ पोजिशनिंग ऑफ पर्सन, जो भी पर्सन होंगे उनको एक सेफ पोजीशन पर पहले ले जाएंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ से डीप मतलब कि यहाँ पे हम लोग विड्रॉल कर रहे हैं सपोर्ट का और आदमी वहीं पे खड़ा है, जैसे पिलर निकाले रूप ढह गया आदमी मर गया, तो ऐसा नहीं करना है। तो पोजीशन क्या होगा आपका पर्सन का, उसको हम लोग सबसे पहले एक सेफ प्लेस में पहुँचाएंगे। अगला बोल रहा है कि ट्रेनिंग एंड सुपरविजन, ठीक है, उसको एक प्रॉपर ट्रेनिंग, जो भी आपका पर्सन विड्रॉल करेगा उसको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलना होना चाहिए और वो प्रॉपर सुपरविजन में होना चाहिए। और आपका ऑप्शन नंबर एफ बोल रहा है कि ऑल ऑफ दी अबव, ये सारा। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का आंसर एफ, ऑल ऑफ दी अबव। जब भी हम लोग विड्रॉल करेंगे किसी सपोर्ट का, ठीक है, जब भी हम लोग सपोर्ट को निकालेंगे
तो उनमें से हम लोग ये सारे चीज़ों का स्पेशली ध्यान देंगे कि ये सारा चीज़ आपका उसमें फॉलो हो रहा हो कि नहीं, समझ गए? तो याद रखिएगा ये सब। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 38। आप पढ़िए, तब तक हम थोड़ा पानी पी लेते हैं। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 30 डे बिफोर कमेंसमेंट ऑफ एनी ऑपरेशन, ठीक है। कोई भी काम अगर कमेंस कर रहे हैं, मतलब चालू कर रहे हैं, तो 30 दिन पहले द मैनेजर सेल सबमिट अ कॉपी ऑफ सपोर्ट प्लान, ठीक है। अब मैनेजर जो होगा वो क्या करेगा, आपका सपोर्ट प्लान का कॉपी सबमिट करेगा, ठीक है, टू रिक्वायर ऑर्डर मॉडिफिकेशन, कि ये सही है या फिर उसमें कुछ मॉडिफाई किया जाए, तो वो कॉपी किसको सबमिट करेगा वो पूछ रहा है, सीआईएम को, आरआईएम को, डीएम को, या ऑनर एजेंट मैनेजर को। तो इस केस में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रीजनल इंस्पेक्टर को, ठीक है, रीजनल इंस्पेक्टर जो होंगे उनको। देखिएगा, इसको हमको आपको याद कराने का एक तरीका बताते हैं, ठीक है। जब भी माइंस का केस में छोटा मोटा चीज़ हो, जैसे सपोर्ट प्लान हो गया या फिर कुछ भी छोटा मोटा परमिशन वर्मिशन लेने का बात हो, तो उस केस में छोटा मोटा काम कौन करता है, रीजनल इंस्पेक्टर करता है। लेकिन कुछ बड़ा काम करवाना हो तो याद रखिएगा चीफ इंस्पेक्टर करता है। तो इससे भी आप लोग को एग्जाम में बहुत हेल्प होगा, ये बहुत बड़ा की पॉइंट है। आप लोग देखिएगा कि कोई भी अगर बड़ा ऑपरेशन होता है तो मोस्टली वो चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा होता है, और छोटा मोटा अगर मॉडिफिकेशन वोडिफिकेशन काम हो सपोर्ट प्लान में, तो वो सब कौन करता है, रीजनल इंस्पेक्टर करता है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अगला आपका 39 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच इंस्ट्रूमेंट आर यूज फॉर मॉनिटरिंग ऑफ रूफ मूवमेंट इन बिलो ग्राउंड माइंस। हम आपको बताए हुए थे ये वाला, कि जो भी हम लोग रूफ मूवमेंट करते हैं, रूफ का आपका जो मूवमेंट होता है, कि जो भी आपका रूफ है, ये जैसे रूफ हो गया आपका, रूफ का जो भी मॉनिटरिंग या मूवमेंट होता है बिलो ग्राउंड माइंस में, वो किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा किया जाता है। तो पहला आपका स्ट्रेस मीटर, दूसरा है आपका ऑटो वार्निंग टेल टेल, या कन्वर्जेंस इंडिकेटर, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा, रूफ मूवमेंट का बात आएगा तो आप लोग टेल टेल मारिएगा, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव मत मार करिएगा इसमें, क्योंकि मॉनिटरिंग ऑफ रूफ मूवमेंट का स्पेशली बात कर रहा है बिलो ग्राउंड में। तो उसमें आपका कौन होगा, ऑटो वार्निंग टेल टेल। ऑटो वार्निंग टेल टेल नहीं देखे हैं तो आप लोग एक बार सर्च कर लीजिएगा, वो एक तरह से बना हुआ होता है, इसमें 3 तरह का सिग्नल होता है, यहाँ से यहाँ तक ग्रीन होता है, यहाँ से यहाँ येलो होता है, और यहाँ रेड होता है। ये पूरा ग्रीन कलर का होता है। ग्रीन कलर मतलब होता है कि आप अभी सेफ जोन में है, येलो का मतलब यहाँ होता है वार्निंग जोन में है, और रेड का मतलब होता है कि अब यहाँ रूफ फॉल होने वाला है। तो ये आपका एक डंडा होता है, इससे ये ऐसे आपका सब मतलब रॉड टाइप का होता है, इससे ये आपका ऊपर जो रूफ होता है, यहाँ रूफ के अंदर यहाँ तक लगा हुआ रहता है, इस जगह पे लगा हुआ रहता है ऐसे करके, ठीक है। और जो भी पर्सन होते हैं यहाँ पे आके देखते हैं कि हाँ यहाँ रूफ का क्या स्थिति है, और ये बहुत जगह लगा हुआ था, जहाँ पे चांस होता है रूफ होल का, तो वहाँ हर जगह ये लगाया जाता है कुछ कुछ मीटर पे दूरी पे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40। आप लोग हम ये इतना डिटेल में इसलिए बता रहे हैं ना कि एग्जाम में क्वेश्चन घुमा सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोग अगर डिटेल में नहीं पता होगा कोई कोई चीज़, तो आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाइएगा। इसमें जैसे ऑल ऑफ दिस भी ऑप्शन बहुत कुछ सोचा होगा कि हाँ ऑल ऑफ दिस होगा, लेकिन नहीं होगा आंसर ऑल ऑफ दिस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फॉर एवरी लॉन्ग वॉल पैनल, ठीक है, जो भी आपका लॉन्ग वॉल पैनल होगा, विच प्लान सेल बी फॉर्मुलेटेड एंड इंटीग्रेटेड विथ इमरजेंसी प्रोटोकॉल। तो आपका कौन सा इसमें प्लान को हम लोग एक तरह से फॉर्मुलेट करेंगे या इंटीग्रेट करेंगे इमरजेंसी प्रोटोकॉल लेने के लिए, एसओपी, स्कैम, टीआरपी, या फिर एसएमपी। तो याद रखिएगा लॉन्ग वॉल पैनल में अगर बोल रहा है, और अगर कोई प्लान को हम लोग इमरजेंसी प्रोटोकॉल की तरह लेते हैं, तो वो होता है आपका टीएआरपी। इसका फुल फॉर्म होता है आप लोग का ट्रिगर, ठीक है, ट्रिगर एक्शन रिस्पॉन्स प्लान, ठीक है। अगर आप लोग को नहीं पता तो ये याद रखिएगा, ट्रिगर एक्शन रिस्पॉन्स प्लान, टीएआरपी का फुल फॉर्म होता है। ये एक तरह से हम लोग इसको फॉर्मुलेट या फिर इंटीग्रेट करते हैं, मतलब अपनाते हैं इमरजेंसी प्रोटोकॉल में, अगर लॉन्ग वॉल पैनल का बात किया जा रहा हो तो टीआरपी। बाकी इसका तो आप लोग को पता है, टाटा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट प्लान, ठीक है, मॉनिटरिंग प्लान, एसओपी भी आप लोग बताए थे, और इसे भी पता हुआ है आपको। अब आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। 41 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द विड्थ ऑफ ए हेडिंग ऑफ अ बोर्ड एंड पिलर मेथड डिपेंड्स ऑन, ठीक है, आपका जो भी विड्थ होता है, मतलब विड्थ का मतलब हो गया चौड़ाई, बोर्ड एंड पिलर मेथड में वो किस पे डिपेंड होता है, आपका डेप्थ पे कि कितना गहराई में है। दूसरा हो गया साइज ऑफ पिलर पे, कि पिलर का साइज क्या है, फेस मशीनरी या फिर वेंटिलेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का फेस मशीनरी। जो भी आपका फेस में मशीनरी चल रहा है वो आपका बोर्ड एंड पिलर मेथड पे उस पर डिपेंड होगा आपका विड्थ ऑफ द हेडिंग, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फेस मशीनरी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, ऑपरेटर, ठीक है, ऑपरेटर ऑफ अ सरफेस माइनर सेल। जो भी आपके सरफेस माइनर के ऑपरेटर होंगे वो इनमें से आपका क्या चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो बोल रहा है स्टार्ट कटिंग आफ्टर ensuring full set of sharp cutting picks and dust suppression safety working effectively, ठीक है। तो जो भी आपके सरफेस माइनर होते हैं ना, मतलब कि ऑपरेटर होते हैं सरफेस माइनर के, जो ज़मीन के अंदर आपको पता है कि
कि कोल कटिंग काम करते हैं, तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले चेक कर लेंगे कि उनका जो भी पिक है, पिक का मतलब होता है कि जैसे देखिए ये आपका पिक होता है, ये आगे का जो ऐसे निकला हुआ रहता है, जिससे कोल कट होता है, इसको बोलते हैं पिक। ये पिक जो होगा वो क्या होगा, शार्प होना चाहिए। शार्प का मतलब होता है नुकीला होना चाहिए। नुकीला होगा तो आसानी से कटेगा, कोयला कम निकलेगा, डैमेज कम होगा, मशीन में पावर कम लगेगा। तो उसीलिए बोलता है कि जो भी आपका शार्प का पिक होगा वो क्या होता है, शार्प होना चाहिए। डस्ट सप्रेशन सेफ्टी वर्क इफेक्टिवली, ठीक है। जो भी डस्ट को दबाने के लिए, डस्ट सप्रेशन का मतलब क्या होगा, जो भी धूल उड़ उड़ेगा उसको दबाने के लिए जो सिस्टम लगा होना चाहिए वो इफेक्टिवली काम करना चाहिए, मतलब कि अच्छा से काम करना चाहिए, तो ये होगा। तीसरा बोल रहा है कि नॉट स्विंग कन्वेयर डिस्चार्ज हेड ओवर एनी पर्सन और पावर केबल। जो भी आपका कन्वेयर होगा, ठीक है, जो भी स्विंग का कन्वेयर होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ देना और वो हवा में ऐसे ऐसे झूल रहा है, वही पूरा नॉट स्विंग कन्वेयर डिस्चार्ज हेड ओवर एनी पर्सन और पावर केबल। तो किसी पर्सन ऊपर या फिर पावर केबल है तो उसके ऊपर ऐसे हम लोग को सरफेस माइनर का जो भी कन्वेयर है उसको झुलाना नहीं है, ठीक है, उसको ले जाना नहीं है। अगला बोल रहा है कि सी डेट द हेल्पर इज अवे एट अ सेफ डिस्टेंस डेट नो अदर मशीन वर्क क्लोज बाय। तो वहाँ का जो हेल्पर होगा, मतलब जो भी काम करेगा वो एक सेफ डिस्टेंस पे होगा, मतलब कि मशीन से सेफ डिस्टेंस पे होगा। उसके बाद सरफेस माइनर आपका काम करेगा, और नो अदर मशीन वर्किंग क्लोज बाय, उसका आसपास कोई मशीन काम नहीं करेगा हेल्पर का, ठीक है, या ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। ऑपरेटर ऑफ सरफेस माइनर, ये सब चीज़ का आपको ध्यान रखेगा। आप लोग समझ गए? आप लोग हम काफ़ी डिटेल में बता रहे हैं सब, कि आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन आए तो भूलिए नहीं, और बिल्कुल मेरा नाक मत कटवाइएगा आप लोग, क्योंकि हम नए नए आए हैं तो आप लोग बोलिएगा कि सर बताएं गलत बता दिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन पाते हैं। इन इंडिया लॉन्ग वाल मेथड यूज इन इंडिया में लॉन्ग वाल मेथड का यूज आपका कहाँ किया जाता है, तो एडवांसिंग लॉन्ग वाल में, रिट्रेटिंग लॉन्ग वाल में, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का रिट्रेटिंग लॉन्ग वाल। जहाँ पे आपका रिट्रेटिंग लॉन्ग वाल होता है उस जगह पे आप लोग का कह सकते हैं हम लोग एक तरह से लॉन्ग वाल मेथड का यूज होता है रिट्रेटिंग लॉन्ग वाल में, इंडिया में खासकर, ठीक है। इंडिया में आपको लॉन्ग वाल रिट्रेटिंग लॉन्ग वाल मेथड यूज करते हैं हम लोग, रिट्रेटिंग रिट्रेटिंग। अगला आते हैं हम लोग 44 नंबर। 44 नंबर क्या है कि अ मशीनरी, सॉरी, विच मशीनरी इज अ कटर लोडर फॉर रूम एंड पिलर डेवलपमेंट एंड पिलर एक्सट्रैक्शन, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है BWE, ड्रैगलाइन, CM या फिर SDL। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप लोगों में से कितने लोगों को ये चीज़ पता है कि हम लोग किस मशीन का इस्तेमाल करते हैं कटर लोडर की तरह रूम एंड पिलर डेवलपमेंट के लिए। ये आंसर आप लोग में से पता है, कुछ लोगों को पता होगा जो पढ़े हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि देखते हैं आप लोग में से कौन इसका आंसर कमेंट करके देता है मुझे। जो भी इसका कमेंट करेगा उसका तो सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, और अगर नहीं आप लोग का आंसर जानना होगा तो इसका PDF तो मैं दे ही दूंगा, लेकिन फिर भी आप लोग को देखना चाहता हूँ कि कितने लोगों को याद है, अब वो करते कमेंट। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में बोल रहा है कि पॉइंट आउट विच इज नॉट करेक्ट, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सा इसमें करेक्ट नहीं है, मतलब गलत कौन सा है, सिंपल सा। तो आपका पहला बोल रहा है कि हाई वॉल माइनर एक्सट्रैक्ट कोल फ्रॉम हाई वॉल ऑफ ओपन कास्ट माइन। ऑब्वियस सी बात है, हाई कोल माइनर का नाम में ही आंसर छुपा हुआ है कि हाई कोल माइनर क्या करता है, आपका एक्सट्रैक्ट करता है कोल हाई वॉल ऑफ द ओपन कास्ट, जो भी हाई वॉल होता है उससे, मतलब ऊपर ऊपर काटता है। सही है पहला, पहला नहीं होगा, पहला तो सही बोल रहा है तो ये नहीं होगा। दूसरा क्या बोल रहा है, कटिंग हेड ऑफ हाई वॉल माइनर, जो कटिंग हेड होगा आपका हाई वॉल माइनर का वो पुश होगा ऑटोमेटिकली बाय पुशर बीम, ठीक है। ये भी सही है आपका, कि जो भी आपका कटर हेड होगा, मतलब कटर हेड का मतलब जो भी उसका हेड होता है कटिंग करने वाला, HW माइनर का मतलब कि हाई वॉल माइनर का, वो आपका ऑटोमेटिकली पुश होता है आगे तरफ, बीम की तरफ, मतलब आगे तरफ। तो वो भी सही बोल रहा है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो ये दोनों आंसर तो नहीं होगा। तीसरा बोल रहा है कि कंट्रोल ऑफ हाई वॉल माइनर आर कंप्यूटराइज बट कैन बी ऑपरेटेड मैनुअली वन रिक्वायर। हाँ, ये भी सही है, हाई वॉल माइनर जो भी है वो कंप्यूटराइज काम करता है, मतलब कंप्यूटर से काम करता है, लेकिन उसको हम लोग मैनुअली भी चला सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। अगला आपका बोल रहा है क्वेश्चन नंबर डी, वेट विथ ऑफ हाई वॉल वर्किंग इज फिक्स ऑन साइंटिफिक बेसिस। हाँ, ये भी सही है कि आपका जो भी वेट विव होगा हाई वॉल वर्किंग का वो भी आपका साइंटिफिक बेसिस पे डिपेंड होगा। अगला बोल रहा है हाई वॉल माइनर हाई आउटपुट ऑफ -10 mm कोल विथ हाई HOMS, ये भी सही है आपका। अगला है आपका हाई वॉल माइनर इज सुटेबल फॉर बीम स्टीपर देन 1:5, नहीं ये गलत है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर F, ठीक है। हाई वॉल माइनर जो है वो आपका सुटेबल नहीं है, आ, मतलब बीम जहाँ पे आपका स्टीपर 1:5 से ज़्यादा हो तो, मतलब 1:5 हो तो, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर F। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है कि द पिलर फॉर्म ड्यूरिंग डेवलपमेंट, ठीक है, जो भी हम लोग पिलर बनाते हैं कब, डेवलपमेंट के समय, आर स्प्लिट इनटू स्मॉलर पिलर, ठीक है। हम लोग उसको क्या करते हैं, स्मॉलर पिलर में काटते हैं डेवलपमेंट के टाइम में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं जड्स, स्लाइसेस, स्टुक्स या फिर स्लो पोर्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का
ऑप्शन नंबर सी स्टूक्स, ठीक है। जब भी हम लोग डेवलपमेंट करते हैं, जैसे ये माइंस आपकी माइंस का हम लोग यहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे पूरा अपना कोल सीम है यहाँ पे पूरा, ठीक है। हम लोग यहाँ से डेवलपमेंट करते हुए जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग जो भी पिलर को काटते हैं छोटा छोटा पीस में, जैसे यहाँ पे पिलर काटे हम लोग, ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट हो गया, यहाँ पे पिलर काटे, तो इस मेथड को हम लोग पिलर को काटने वाला को मेथड क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग स्टूक्स। समझ गए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है कि इज द साइज ऑफ ए पिलर, ठीक है। पिलर का साइज 30x30 है। 30x30 का मतलब है कि आपका लेंथ भी 30 है और ब्रेथ भी 30 है, मतलब एक तरह से स्क्वायर पिलर काटा जा रहा है, स्क्वायर पिलर का बात कर रहा है। तो नंबर ऑफ स्टूक डन इन अ पिलर इज, तो हम लोग फिर उस केस में कितना स्टूक करेंगे, मतलब कि हम लोग उसमें कितना छोटा छोटा पिलर काटेंगे, अगर 30x30 है तो जब भी अगर 30x30 है, ठीक है, आपका यहाँ 30 है, यहाँ 30 है, तो इस केस में हम लोग इसका 4 पार्ट करेंगे, 15 15 15 15, ठीक है। तो जब भी हम लोग साइज ऑफ पिलर का अगर 30x30 सेंटीमीटर है, तो नंबर ऑफ स्टूक जो होगा पिलर का वो 4 होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 47 नंबर। 47 नंबर आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पॉइंट आउट व्हाट इज नॉट करेक्ट। इसमें से आपको बताना है कि क्या करेक्ट नहीं है। पहला बोल रहा है कि साइकिल टाइम ऑफ ड्रैग लाइन डिपेंड, जो भी आपका साइकिल टाइम होगा ड्रैग लाइन का वो किस पे डिपेंड होगा, स्विंग एंगल पे, ऑपरेटर स्किल पे, फ्रेगमेंटेशन ऑफ ओवरबर्डन पे, शार्पनेस ऑफ कटिंग पिक ऑफ ड्रैग लाइन बकेट में, या स्वेल फैक्टर ऑफ ओवरबर्डन में। तो 47 नंबर का आंसर होगा आपका स्वेल फैक्टर ऑफ ओवरबर्डन में, ठीक है। जो साइकिल होता है साइकिल जो होगा आपका, मतलब कि कितना समय तक आपका ड्रैग लाइन काम करेगा, वो आपका स्वेल फैक्टर पे डिपेंड करेगा ओवरबर्डन का, कि उसका स्वेल फैक्टर कितना है। क्योंकि स्विंग एंगल पे क्या ही फर्क पड़ेगा, ऑपरेटिंग स्किल में भी नहीं फर्क पड़ेगा आपका कि कितना साइकिल चल रहा है, फ्रेगमेंटेशन पे भी नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, स्वेल फैक्टर जो होगा आपका ओवरबर्डन का, उस पर ये डिपेंड करेगा। अब आते हैं हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन पे। 48 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द विड्थ ऑफ ए स्प्लिट गैलरी, जो भी आपका विड्थ होगा स्प्लिट गैलरी, स्प्लिट गैलरी का मतलब हो गया कि आपका जो गैलरी है उसमें स्प्लिट किया हुआ है, मतलब बांटा हुआ है, वो शुड नॉट एक्सीड द विड्थ ऑफ डैश गैलरी। वो आपका विड्थ विड्थ मतलब होगा कि चौड़ाई गैलरी का किससे ज़्यादा नहीं होगा, मतलब गैलरी की चौड़ाई से क्या होगा, क्या बोल रहा है कि विड्थ ऑफ स्प्लिट गैलरी, जो भी आपका विड्थ होगा स्प्लिट गैलरी का वो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, विड्थ ऑफ फेस गैलरी, डिप्लेयरिंग गैलरी, एडवांस गैलरी, या फिर डेवलपमेंट गैलरी। तो इसका आंसर हो जाएगा डेवलपमेंट गैलरी। जो भी आपका विड्थ होगा स्प्लिट गैलरी का, वो कभी भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए विड्थ ऑफ आपका डेवलपमेंट गैलरी का। स्प्लिट गैलरी का मतलब देखिए ये होता है, छोटा छोटा आपका जो गैलरी का स्प्लिट किया गया, हम लोग स्प्लिट किए हैं इसे छोटा छोटा, इसको बोलते हैं हम लोग स्प्लिट गैलरी। ये सब रास्ता जो है स्प्लिट किया हुआ है इसको, ये कभी भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए डेवलपमेंट गैलरी के रास्ता से। डेवलपमेंट गैलरी में तो जो हम लोग रास्ता बना रहे हैं, अगर हम लोग आगे रास्ता बना रहे हैं तो इससे ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए, बस यही बोल रहा है इसमें, समझ गए। अब आते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पे। 49 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सॉलिड कॉल पिलर लेफ्ट इंटेक्ट ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ स्टूक पिलर कोल्ड। जो भी हम लोग सॉलिड पिलर कॉल पिलर को हम लोग छोड़ देते हैं, इंटेक्ट करते हैं ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ स्टूक कॉल पिलर को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड कॉल पिलर। मतलब बड़ा बड़ा जो कॉल पिलर, जैसे ये सपोर्ट देने के लिए कॉल पिलर बनाए, इसको हम लोग छोड़ दिए हैं लेफ्ट इंटेक्टेड ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन के समय हम लोग इसको नहीं निकाले हैं, ठीक है। नॉट इंटेक्टेड ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ स्टूक पिलर, ठीक है, जो भी कटा हुआ पिलर है उसको, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो सॉलिड मतलब उसको जो छोड़ दिए हैं उसको, फेंडर और चॉक वेंडर, स्टूक स्लाइस, या फिर जड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का 49 नंबर का फेंडर या फिर चॉक चॉक किडर्स, ठीक है, चॉक किडर्स। जो भी हम लोग सॉलिड कॉल पिलर इन छोड़ देते हैं एक्सट्रैक्शन के समय में, उसको हम लोग बोलते हैं फेंडर या चॉक किडर्स, याद रखिएगा। अगर हम लोग मतलब कि डिपिलरिंग करते समय अगर हम लोग एक्सट्रैक्शन नहीं किए कोल पिलर्स का, ठीक है, स्टूक पिलर में, तो उसको हम लोग फेंडर या फिर चॉक किडर कहते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 लिखा हुआ है कि व्हेन अ डबल इन एंडेड रैंगिंग ड्रम या फिर सीयरर कोल कट कोल इन लॉन्गवाल फेस। जो भी आपका डबल एंडेड रेजिंग ड्रम सीयरर है, ये एक तरह का मशीन है, अगर इसका कोल कट करते हैं लॉन्गवाल फेस में, तो फिर बोला कि इनमें से कौन सा सही है। बोथ द ड्रम रोटेट इन अ सेम डायरेक्शन, जो आपका दोनों ड्रम होगा वो सेम डायरेक्शन में रोटेट करेगा, कीपिंग द फ्रंट ड्रम अप एंड रियर ड्रम डाउन। द ड्रम रोटेट इन अपोजिट डायरेक्शन कीपिंग द फ्रंट ड्रम एंड रियर ड्रम डाउन, या फिर द बोथ ड्रम रोटेट इन अपोजिट डायरेक्शन कीपिंग द फ्रंट ड्रम। इतना आप लोग मत पढ़िए, बस इसका आंसर याद रखिए, क्योंकि आप लोग ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। आप लोग हम समझा देते हैं, ठीक है। जब भी डबल एंडेड रिंगिंग ड्रम सीयरर का बात करेगा, तो इसमें आपका आंसर वही है, बोथ ड्रम रोटेट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। जो दोनों ड्रम लगा हुआ होगा ना, वो आपका अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा, अगर ये लेफ्ट घूमेगा तो ये राइट घूमेगा, ठीक है। कीपिंग द फ्रंट ड्रम अप, जो भी आपका फ्रंट ड्रम होगा वो अप घूमेगा, अप ऐसे अप, ठीक है, और रियर ड्रम डाउन, और पिछला ड्रम ऐसे डाउन। तो एक आपका ऐसे घूमेगा और एक ऐसे घूमेगा, मतलब समझिए, एक ऐसे घूमेगा और दूसरा आपका ऐसे घूमेगा, समझ गए। तो वही बोल रहा है कि डबल एंडेड ड्रम सीयरर जो होगा
कोल कटिंग में लॉन्ग वाल फेस में, तो उसमें आपका जो ड्रम घूमेगा उसका डायरेक्शन ऐसे होगा। तो याद रखिएगा कि जो भी आपका पहला वाला होगा, फ्रंट होगा, मतलब फ्रंट होगा वो ऊपर जाएगा, और रियर होगा जो बाद में आएगा वो क्या होगा, नीचे जाएगा। जो पहला हुआ वो ऊपर गया, जो बाद में आया वो नीचे गया। समझ गए? इस तरह याद करिएगा तो याद हो जाएगा। ट्रिक भी आप लोग का बन गया कि जो पहले आएगा ऊपर जाएगा, जो बाद में आएगा वो नीचे जाएगा। ठीक, तो याद रखिएगा इस तरह से कि फ्रंट ड्रम अपर और रियर ड्रम डाउनर। अब आते हैं 51 नंबर क्वेश्चन पे। 51 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ ड्रू इन अ ट्रफ सब्सिडेंस हेल्प टू डिटरमाइन द, जो भी आपका एंगल ऑफ ड्रू होगा ट्रफ सब्सिडेंट में, वो हेल्प करेगा डिटरमाइन करने के लिए क्या चीज़। तो पहला है आपका मैक्सिमम सब्सिडेंस, दूसरा है आपका एक्सटेंट, ठीक है, जो भी आपका एक्सटेंट ऑफ सरफेस सब्सिडेंस है वो, तीसरा है प्लेन ऑफ फेलियर, या फिर है आपका क्रिटिकल विड्थ ऑफ ओपनिंग, जो भी एंगल ऑफ ड्रॉ होगा ट्रफ में। ठीक है, दो चीज़ होता है, एक क्रेस्ट होता है, एक ट्रफ होता है। तो वही बोल रहा है कि एंगल ऑफ ड्रॉ जो ट्रफ सब्सिडेंस में होगा वो हेल्प करेगा डिटरमाइन करने के लिए क्या, तो प्लेन ऑफ फेलियर। इसका आंसर होगा आंसर सी, प्लेन ऑफ फेलियर। जो भी आपका प्लेन ऑफ फेलियर हुआ वो चीज़ आपका हेल्प करेगा डिटरमाइन करने के लिए टफ सब्सिडेंस। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 52 नंबर, 52 नंबर क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू पॉल कमेटी रिपोर्ट, जो भी आपका पॉल कमेटी का रिपोर्ट होगा, इन अ गैलरी 4.5 मीटर वाइड विथ RMR रॉक मास रेटिंग ऑफ कोल 50 बोल्ट, बोल्ट लेंथ शुड नॉट बी लेस देन। तो फिर उस केस में आपका बोल्ट का लेंथ, ठीक है, अगर RMR कर रहे हैं आप लोग, ठीक है, तो जो भी आपका बोल्ट लगा रहे हैं, बोल्ट का यूज कर रहे हैं, मतलब एक तरह से बोल्ट होता है ना, नट बोल्ट, नट हो गया ये, और बोल्ट हो गया ये, ऐसे करके ऐसे बना हुआ, बता रहा कैसा ऐसे रहता है, और ऐसे ऐसे करके ऐसे करके लगा हुआ रहता है ना ये बोल्ट, और इसमें हम लोग ऊपर से एक नट कसते हैं। तो वही इस बोल्ट का बात करते हैं। ये जो बोल्ट है इसका लेंथ कितना से कम नहीं होना चाहिए, 1.5 मीटर, 1.8 मीटर, 2 मीटर, या फिर 1.2 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, 1.5 मीटर। जो बोल्ट का लेंथ होगा वो 1.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। अगला आता है आपका 53 नंबर, विच ड्रिल मशीन कैन कंट्रोल फ्लो ऑफ वाटर ड्यूरिंग ड्रिलिंग। ड्रिलिंग के समय, ड्रिलिंग समय, ठीक है, ड्रिलिंग करने के समय कौन सा आपका मशीन कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ वाटर को, वाटर का फ्लो को कौन कंट्रोल करता है, तो इलेक्ट्रिक कोल्ड ड्रिल, जैक हैमर ड्रिल, कंप्रेस्ड ड्रिल, या फिर वोल सेफ ड्रिल। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, वोल सेफ ड्रिल। ठीक है, वोल सेफ जो ड्रिल होता है आप लोग का, वो क्या करता है, आप लोग का कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ वाटर ड्यूरिंग ड्रिलिंग। ड्रिलिंग के समय आप लोग का जो वाटर का कंट्रोल होता है वो चीज़ को कंट्रोल करता है। अब आते हैं अगला 54 नंबर में। 54 नंबर बोल रहा है डी वाटरिंग कैन बी डन यूजिंग द ड्रिल मशीन लाइक, जो हम डी वाटरिंग करते हैं, डी वाटरिंग का मतलब तो पानी निकालते हैं ड्रिलिंग मशीन से, ड्रिल मशीन से, वो हम लोग किससे करते हैं, जैक हैमर, सोनोमेटिक ड्रिल, वोल सेफ ड्रिल, या फिर वैगन ड्रिल से। तो जो डिवाटरिंग होता है वो हम लोग ड्रिल मशीन से करते हैं, उसका नाम है हम लोग का जैक हैमर। ठीक है, जैक हैमर वो ड्रिल मशीन होता है जिससे हम लोग डिवाटरिंग का काम करते हैं। ठीक, जैक हैमर याद रखिएगा। अब आते हैं 55 नंबर में, स्लोप रेबिलिटी रेडार, स्टेबिलिटी रेडार। स्लोप स्टेबिलिटी रेडार में आप लोग का क्या क्या चीज़ दिखाता है, तो स्लोप स्टेबिलिटी रेडार का आप लोग यूज़ करते हैं मॉनिटर करने के लिए क्या, पिट वॉल ऑफ लार्ज ओपन कास्ट माइन हेल्प टू maintain flattest pit wall slope for safety, has night vision facility also. It is a small handheld instrument weighing less than 1 kg should be provided to every starter control officer, या all of the above। तो स्लोप स्टेबिलिटी रेडार का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए, हम आंसर टिक नहीं किए हैं, ये आंसर नहीं है। स्लोप स्टेबिलिटी रेडार का जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है एक तरह से, ये स्मॉल हैंड हेल्ड इंस्ट्रूमेंट है जिसका वेट होता है आपका लेस देन 1 kg। ठीक है, वो 1 kg से कम वजन का एक तरह सा हैंड हेल्ड मशीन होता है। ठीक है, जिसका वेट 1 kg से कम होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सब मत हो जाएगा। ठीक है, हम आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए दे रहे थे कि आप लोग क्या मारते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत जगह देखते हैं कि ऑल ऑफ दिस है, तो आप लोग को लगता है कि हाँ ये सब तो होगा ही, मार दो ऑल ऑफ दिस, और आप लोग हो जाते हैं गलत। तो इसीलिए याद रखिएगा स्लोप स्टेबिलिटी रेडार जो होगा वो एक तरह का स्मॉल हैंड हेल्ड डिवाइस होगा, मतलब हाथ में पकड़ने वाला डिवाइस होगा जिसका वेट जो होगा 1 kg से कम होगा, बस इतना याद रखिएगा। और रेडार का बात कर रहा है गाइस, तो कॉमन सेंस लगाइए ना, रेडार में क्या होगा, मॉनिटर होगा, तो इट शुड बी प्रोवाइडेड टू एवरी स्टार्टर कंट्रोल ऑफिसर। क्या हर एक स्टार्टर कंट्रोल ऑफिसर को दिया जाएगा, ऐसा थोड़ी है। तो वैसे ही आप लोग एक को एलिमिनेट कर पाए तो आप लोग आंसर ऑल ऑफ दिस नहीं होगा। अभी हमेशा याद रखिए कि अगर आप लोग एक भी ऑप्शन को एलिमिनेट कर पा रहे हैं ना, तो आप लोग का आंसर उसमें वो ऑल ऑफ दिस तो कभी नहीं होगा। ठीक है, समझ गए गाइस, हमको लगता है हम कुछ गलती कर दिए हैं, 1 मिनट रुक जाइए। स्नो स्लोप स्टेबिलिटी रेडार, सॉरी सॉरी मेरा मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, 1 मिनट गाइस। हाँ सॉरी, स्लोप स्टेबिलिटी रेडार जो होता है ना वो हैंड हेल्ड इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है, सॉरी, वो एक तरह का मॉनिटरिंग डिवाइस होता है जो हम लोग यूज़ करते हैं ओपन कास्ट माइंस में। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, स्लोप स्टेबिलिटी रेडार का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक तरह का मॉनिटरिंग स्लोप
मतलब कि एक तरह से मॉनिटरिंग डिवाइस होता है स्लो पेस्टिक रडार, जो कि लार्ज ओपन कास्ट माइन में यूज़ किया जाता है हम लोग मॉनिटर करने के लिए, ठीक है। गलती हो गई, ये आंसर नहीं होगा, ये हम दूसरा का हमको समझ लिए थे, क्योंकि एक स्लो स्टेबिलिटी रडार की तरफ आपका हैंड हेल्ड इंस्ट्रूमेंट जो था वो यहाँ पे ये था, देखिए कहाँ गया आपका हैंड हेल्ड ड्रिल मशीन जो होता है ना, हैंड हेल्ड ड्रिल मशीन, उसके बारे में हम सोच लिए थे, तो इसीलिए ये नहीं होगा, सॉरी। स्लो स्टेबिलिटी रडार का आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए। लगातार गाइस कंटिन्यू क्लास लेने में यही होता है, आदमी कंफ्यूज हो जाता है। चलिए सॉरी, मेरा गलती है, इसका आंसर होगा आप लोग ऑप्शन नंबर ए, सुधार लीजिएगा कि स्लो स्टेबिलिटी रडार एक तरह का मॉनिटरिंग स्लो डिवाइस होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ऑटो टेल ऑटो वार्न टेल इंस्ट्रूमेंट, जो भी आपका ऑटो वार्न टेल इंस्ट्रूमेंट होगा वो क्या होगा? आर यूज फॉर मॉनिटरिंग रूफ मूवमेंट इन बिलो ग्राउंड माइंस। जो भी ऑटो वार्न टेल होगा, इसके बारे में हम आप लोग अभी बताए थे कि ऑटो वार्न टेल क्या होता है, एक तरह का मॉनिटरी डिवाइस होता है जो रूफ मूवमेंट में हम लोग लगाते हैं। तो पहला तो सही हो गया। दूसरा क्या होता है, मेजर करता है स्ट्रेटा डायलेशन, जो भी स्ट्राटा का डायलेशन होगा वो भी मेजर करेगा, तो ये भी सही हो गया। तीसरा बोल रहा है गिव विजुअल वार्निंग बाय ब्लिंकिंग लाइट इफ डायलेशन एक्सीड टू द प्री सेट वैल्यू, ठीक है। ऑटो वार्न टेल जो होता है वो उसमें लाइट जलता है, ठीक है, वो एक तरह से मतलब कि एक तरह से लाइट वाला डिवाइस है, तो वो ऑटो वार्निंग ब्लिंकिंग लाइट वाला डिवाइस से सेट होता है, ये भी सही है। और आपका बोल रहा है कि अप्रूव टाइप इंट्रिंसिकली सेफ अपैरेटस ऑपरेटेड बाय बैटरी, बैटरी से चलता है, तो हाँ ऑटो टेल वार वन आपका बैटरी से भी चलता है। ऑल ऑफ दिस, इसका आंसर ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। तो ऑटो वार्न टेल डिवाइस जो है, इंस्ट्रूमेंट जो है, वो उसमें ये सब होते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं 57 नंबर क्वेश्चन पे। बोल रहा है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, जो भी आपका एसएमपी का सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान का इम्प्लीमेंटेशन है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कमेंट करिएगा इस 57 नंबर का आंसर मुझे सबसे कमेंट में चाहिए कि ये किसकी जिम्मेदारी है। मैनेजर, मैनेजर एजेंट, मैनेजर इंजीनियर या ओनर एजेंट मैनेजर, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान किसकी जिम्मेदारी है इम्प्लीमेंट करवाने की माइंस में? आप लोग आंसर कमेंट करिएगा मुझे। बढ़ते हैं 58 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 58 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा था, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ एडजेसेंट पिलर एट अ डेप्थ ऑफ 130 मीटर फ्रॉम सरफेस वेयर गैलरी विथ इज 4.2 सेल नॉट बी लेस देन, ठीक है। तो बोल रहा है कि डिस्टेंस, जो भी आपका डिस्टेंस होगा सेंटर से आपका एडजेसेंट पिलर में, अगर डेप्थ आपका 130 मीटर से ज़्यादा है सरफेस से और गैलरी का विथ 4.2 मीटर है, तो वो लेस देन नहीं होगा कितना से? 16.5, 19.5, 22.5 या फिर 25.5 मीटर से। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, 22.5 मीटर से। जो डिस्टेंस होगा आपका एडजेसेंट पिलर से डेप्थ, ठीक है, और सरफेस तक का, वो आपका 22.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, समझ गया। अब आते हैं मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन डिजाइन ऑफ पिलर एंड बोर्ड एंड पिलर मेथड, ठीक है। तो वही आपसे पूछ रहा है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, एफओएस क्या होता है बोर्ड एंड पिलर मेथड के लिए, बस वही बताना है आपको। एफओएस बोर्ड एंड पिलर मेथड के लिए क्या होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है बोर्ड एंड पिलर मेथड के लिए? तो आप लोग का फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोर्ड एंड पिलर मेथड में आता है 2। तो याद रखिएगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर बोर्ड एंड पिलर का बात करा था 2, तो इस तरह भी याद कर सकते हैं कि बोर्ड, एक बोर्ड है आपका और दूसरा क्या है आपका पिलर है। तो बोर्ड और पिलर जो है 2 चीज़ है, तो 2, ठीक है। इस तरह से कोई ट्रिक बन गया आप लोग के लिए कि बोर्ड एंड पिलर का सेफ्टी फैक्टर क्या होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, 2 होता है। 2 से ज़्यादा हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 होता है, लेकिन 2 से कम नहीं हो सकता, तो 2 याद रखिएगा, ठीक है। आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे की तरफ। 61 क्या बोलता है, वाइल डूइंग एंकरेज टेस्टिंग, ठीक है। एंकरेज टेस्टिंग हम लोग करते हैं, तो व्हाट परसेंट ऑफ रूट बोल्ट सेल बी सब्जेक्टेड टू डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, ठीक है। तो हम लोग कितना परसेंट का, मतलब कितना परसेंट का रूट बोल्ट यूज़ करते हैं डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के लिए? तो 5%, 1%, 10% या 2%। तो 61 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1%, ठीक है। जब भी हम लोग एंकरेज टेस्टिंग करते हैं तो रूट बोल्ट जो होता है उसमें हम लोग कितना परसेंट का लगाते हैं, 1% का लगाते हैं, ठीक है। अब थोड़ा जल्दी करते हैं गाइज, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो आप लोगों को तो पीडीएफ हम दे ही देंगे, तो बाकी आप लोग उसमें से भी देख लीजिएगा, ठीक है। व्हाट आर द प्लेसेस वेयर डस्ट सैम्पलर केप्ट फॉर स्टैटिक सैम्पलिंग ऑफ मैकेनाइज लॉन्ग वाइल, ठीक है। जो भी हम लोग डस्ट सैम्पलर लगाते हैं स्टैटिक सैम्पलिंग के लिए मैकेनाइज लॉन्ग वाल में, वो क्या होता है आपका 10 मीटर फ्रॉम द इनटेक एंड एंड 10 मीटर इन बाय रिटर्न एंड, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि सेंटर ऑफ द फेस, और तीसरा 30 मीटर ऑफ द आउटर फेस इन इनटेक एयरवे और 30 मीटर आउटर फेस इन रिटर्न एयरवे, ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है। जो भी हम लोग डस्ट सैम्पलर लगाते हैं, डस्ट सैम्पलर का मतलब क्या होता है कि डस्ट का जहाँ से हम लोग सैम्पलिंग लेते हैं, ठीक है, तो वो जो हम लोग मैकेनाइज लॉन्ग वाल मेथड में लेते हैं वो कहाँ कहाँ से लेते हैं, तो 10 मीटर फ्रॉम द इनटेक एंड, इनटेक एंड का 10 मीटर से लेते हैं, 10 मीटर बाय द रिटर्न एंड, ठीक है। जो रिटर्न एंड तो वहाँ से 10 मीटर, सेंटर ऑफ द फेस, जो फेस होता है मतलब सेंटर, सेंटर जो होता है जहाँ काम चल रहा है वहाँ का सेंटर से लेते हैं, फेस का सेंटर से लेते हैं। तीसरा बोल रहा है कि 30 मीटर आउट बाय फेस इन इनटेक एयर में, जहाँ से हवा घुसता है उसका 30 मीटर के अंदर से लेते हैं, और 30 मीटर आउट बाय इन रिटर्न फेस, और जहाँ हवा निकलता है उसको 30 मीटर के बाहर से लेते हैं। तो ये सब जगह से हम लोग डस्ट का सैंपल लेते थे। आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ये सब सही है, समझ गए। अगला पूछ रहा है मैक्सिमम
रूफ एक्सपोजर फॉर केविंग, आपका मैक्सिमम रूफ एक्सपोजर क्या होता है केविंग के लिए, ठीक है। तो 60 से 90 मीटर स्क्वायर, 20 से 40 मीटर स्क्वायर, 40 से 60 या 100 से 120 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, 60 से 90 मीटर स्क्वायर। जब भी मिनिमम आपका रूफ एक्सपोजर होता है केविंग के लिए, वो 60 से 90 मीटर स्क्वायर होता है। 64 नंबर क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि नो केविंग इज परमिटेड व्हेन थिकनेस ऑफ हार्ड कवर इज लेस देन। जो भी आपका हार्ड कवर होता है, मतलब कभी भी हम लोग केविंग नहीं करेंगे जहाँ थिकनेस आपका हार्ड कवर कितना से कम होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, 15 मीटर। समझ गया। देखिए इसको हम आपको एक तरह से समझा देते हैं कि केविंग अगर हम लोग कर रहे हैं, जैसे मानिए आप लोग माइंस में यहाँ पिलर लगा हुआ है और आप लोग यहाँ पे आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब कोयला निकाल दिया छोड़ दिए जगह को, ठीक है, गिरने के लिए कुछ नहीं लगाया, तो वहाँ जो थिकनेस होगा हार्ड का, ठीक है, मतलब जो ऊपर में आपका हार्ड कवर होगा एक तरह से, उसका जो थिकनेस होगा, ये जो मोटाई होगा हार्ड कवर का, ठीक है, ये मोटाई जो होगा कभी भी आपका 15 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, 15 से कम नहीं होना चाहिए। समझ गए। हमेशा 15 से ज़्यादा होगा, 15 मीटर से ज़्यादा होगा केविंग में, ठीक है, याद रखिएगा 15। अब आते हैं आपका मैक्सिमम इंक्लिनेशन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल टू वर्क विदाउट अ सेफ्टी बेल्ट, फायर लाइफ और लाइफ गार्ड इज। तो ये तो आंसर आप लोगों को पता ही होगा कि 45 डिग्री होता है। जब भी आपका 45 डिग्री से ज़्यादा इंक्लिनेशन होता है हॉरिजॉन्टल से, ठीक है, ये आपका इंक्लिनेशन है। देखिए जैसे ये पूरा 90 डिग्री होता है ना, ये 90 डिग्री पूरा इंक्लिनेशन, तो 90 का आधा समझिए इतना। अगर इतना अगर ये माइन सर आपका ऐसे है पूरा 45, ये हो गया आपके यहाँ से 90 डिग्री, ठीक है, ये होता है आपका 45 डिग्री। तो अगर ये इंक्लिनेशन 45 डिग्री का है, ठीक है, मैक्सिमम इंक्लिनेशन 45 डिग्री का है, तब आपको क्या होता है सेफ्टी बेल्ट और लाइफ लाइन और या फिर अदर सेफ गार्ड का ज़रूरत पड़ता है। इसमें दो पॉइंट था, एक तो आपका 45 डिग्री था जहाँ पे आप लोग सेफ्टी बेल्ट और लाइफ लाइन लगाते हैं, और एक और था 30 डिग्री आई थिंक था, जहाँ तक मुझे याद है, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। उसमें आप लोग कुछ नहीं, नॉर्मल सेफ्टी अप्लाइंसेस लगाते हैं, सेफ्टी डिवाइस, सेफ्टी मतलब सेफ्टी मेजर्स लेते हैं, मतलब नॉर्मल सेफ्टी मेजर्स लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग बता दीजिए, दो चीज़ था याद रखिएगा, सेफ्टी बेल्ट और लाइफ का बात करें तो 45 याद रखिएगा। बढ़ते हैं 66 नंबर क्वेश्चन पे। 66 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैक्सिमम इंक्लिनेशन फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल रिक्वायर एडिक्वेट प्रिकॉशन टू बी टेकन टू प्रिवेंट डेंजर ऑफ पर्सन फॉलिंग और रोलिंग टिम्बर टूल एप्लीकेशंस मटेरियल इज। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, 30 डिग्री। जब भी आप लोग का 30 डिग्री से ज़्यादा अगर इंक्लिनेशन होगा, ठीक है, तो आप लोग क्या करिएगा, एडिक्वेट प्रिकॉशन लीजिएगा, एडिक्वेट प्रिकॉशन लीजिएगा टू प्रिवेंट डेंजर पर्सन फॉलिंग फ्रॉम रोलिंग टिम्बर टूल्स। आप लोग हम बताए थे ना, यही वाला देखिए, इसी का हम बात कर रहे थे। जब आपका 45 डिग्री से ज़्यादा होगा तो आप लोग क्या करिएगा, सेफ्टी बेल्ट और लाइफ लाइन लीजिएगा, और जब जब 30 डिग्री से ज़्यादा होगा मैक्सिमम इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल से, तब आप लोग क्या कीजिएगा, एडिक्वेट प्रिकॉशन लीजिएगा, जिसके कारण आप लोग डेंजर से बच सके, फॉलिंग, रोलिंग या फिर टिम्बर सब्सटेंस से। समझ गया। अगला क्वेश्चन पढ़िए तब तक आप लोग। देखिए अगला क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, वेज फेलियर अकर ड्यू टू। जो भी आपका वेज का फेलियर होता है, ठीक है, वो किसके कारण होता है, टेंशन इन टू डिफरेंट डायरेक्शन। जो भी आपका टेंशन होता है वो दो डिफरेंट डायरेक्शन होता है उसके कारण। दूसरा है आपका लीनियर टेंशन कारण, टेंशन इन मल्टीपल डायरेक्शन, ओवरलोडिंग ऑफ बेंच, नन ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का टेंशन इन टू डिफरेंट डायरेक्शन। जो वेज का फेलियर होता है, ठीक है, वो इसलिए होता है क्योंकि जो टेंशन होता है वो दो डिफरेंट डायरेक्शन में आपका हो जाता है। तो देखिए सर्कुलर फेलियर अकर ड्यू टू, जो भी आपका सर्कुलर फेलियर होता है वो किसके कारण होता है, तो वो होता है आपका टेंशन इन मल्टीपल डायरेक्शन। जो टेंशन होता है आपका मल्टीपल डायरेक्शन में, मतलब अलग अलग डायरेक्शन पे होता है एक तरह से, तो उस केस में आपका क्या होता है कि सर्कुलर फेलियर होता है, ठीक है। और आपका वेज फेलियर कब होता है, जब दो डायरेक्शन में हो। देखिए वेज आपका ऐसे होता है ना, दो डायरेक्शन में अगर हो तो वेज फेलियर, और आपका अगर मल्टीपल डायरेक्शन में हो तो फिर आपका सर्कुलर फेलियर। तो इस तरह याद हो जाएगा, ये तो आसान है। हाइट ऑफ द बेंच ऑफ ओवर बर्डन डंप सेल नॉट एक्सीड, कमेंट कमेंट में बताइएगा इसी आंसर हमको, ठीक है। हाइट ऑफ बेंच इन ओवरबर्डन डंप, ठीक है, ओवरबर्डन डंप का जो हम लोग हाइट रखते हैं वो कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर मुझे पता है, आप लोग सबको पता होगा, लेकिन इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, ठीक है। अगर हम आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं और इसमें आपको हम गारंटी दे रहे हैं गाइज, आप लोग लिख के ले लीजिए, इससे एग्जाम में आप लोग का क्वेश्चन इससे मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। एक नंबर क्वेश्चन आप लोग का एकदम श्योर रहे, उससे ज़्यादा ही मिलेगा, लेकिन मिनिमम हम बता रहे हैं कि सब लोग क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग ये बात याद रखिए, और अगर आप लोग को वीडियो अभी तक अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए आए हैं तो, ठीक है। अगला है हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ ड्रॉ इज। एंगल ऑफ ड्रॉ को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का एंगल बिटवीन लिमिट लाइन ऑफ सब्सिडेंस एंड वर्टिकल लाइन ऑफ एनी एंगल, ठीक है। आप लोग को सिंपल हम डायरेक्टली आंसर इसलिए बता दे रहे हैं
क्योंकि आप लोग बाकी सब पढ़िएगा तो फिर कन्फ्यूज़ होइएगा। तो सिंपल से याद रखिए कि एंगल ऑफ ड्रॉ क्या होता है आपका? एंगल ऑफ ड्रॉ का मतलब होता है कि एंगल जो आपका बनता है लिमिट लाइन में और सब्सिडेंस, ठीक है? लिमिट लाइन ऑफ सब्सिडेंस और वर्टिकल लाइन ऑफ एनी प्लेन, ठीक है? लिमिट लाइन ऑफ सब्सिडेंस और वर्टिकल लाइन ऑफ एनी प्लेन, उसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ ड्रॉ, ठीक? अब अगला है 71 नंबर। 71 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कंटीन्यूअस माइनर, ठीक है? आपका कंटीन्यूअस माइनर हो गया, इसमें मैच द फॉलोइंग है, आपको मिलाना है कंटीन्यूअस माइनर इसमें से किससे रिलेटेड है 1 2 3 4। आप लोग को कल हम एक टेक्निक बताया था, याद है? कि अगर आप लोग को नहीं पता है, ठीक है? कि हम लोग को किसका है, मतलब कंटीन्यूअस माइनर किससे रिलेट हो पा रहा है, मेन राइडिंग किससे कनेक्ट हो पा रहा है, मिस फायर किससे रिलेट हो पा रहा है, तो आप लोग एक बार चेक कीजिएगा कि कोई ना कोई एक तो मिलेगा ना। जैसे हम आप लोगों के लिए ट्राई करते हैं, तो हमको कंटीन्यूअस माइनर नहीं पता, चलिए हटाइए। मेन राइडिंग नहीं पता। मिस फायर के बारे में हम काफ़ी पढ़े हैं, ठीक है? काफ़ी कुछ जानते हैं मिस फायर के बारे में कि मिस फायर कब होता है, क्या होता है। तो इससे कोशिश करते हैं, मिस फायर को रिलीविंग होल से जोड़ पा रहे हैं क्या? तो हाँ, कहीं न कहीं होल से तो हम जोड़ पा रहे हैं, ठीक है? मिसफायर को कट आउट डिस्टेंस प्लेसिंग चार्ज, इससे भी थोड़ा मोड़ा जोड़ पा रहे हैं, ठीक है? तो ये भी जोड़ पा रहे हैं, तो इसे दो को से जोड़ पाएँ। टेबुलर सिस्टम नहीं सुने, नहीं जोड़ पाएँ। वेब पिलर नहीं जोड़ पाएँ। तो मिसफायर को हम जोड़ पाएँ किससे? 1 एंड 2 से, समझ गए? अब आर का आंसर आइदर 1 या 2 होगा। आप देखिए, अब इसमें देखिए आर का आपको देखिए क्या मिल रहा है, सिर्फ 1 मिला आपको, 2 तो नहीं मिला, तो ये दोनों करेक्ट किया, ठीक है? अब आर का 1 आ गया आप लोग, अब देखिए 2 में आर का 1 है, ठीक है? अब उस केस में आप लोग क्या कीजिएगा, मिसफायर तो आपका रिवाइविंग होल से एक तो आप लोग को मिल गया, अब आपको एक और चाहिए आंसर, ठीक है? तो ट्राई करते हैं। हाई वॉल है, तो एस का 4 हो जाएगा, ठीक है? थोड़ा सा हम भी कंफ्यूज हो जा रहे हैं आप लोग के लिए। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आज पहली बार हमको लग रहा है कि 1 घंटा से ज़्यादा हम लोगों का क्लास चल रहा है, ठीक है? तो आप लोगों के लिए बस हम ट्रिक सिखा दे रहे हैं कि आप लोग अगर जोड़ पाएँ तो ऐसे जोड़ सकते हैं, टेफ्लर सिस्टम में, इसमें ये होगा आपका आंसर। पी का 2 कंटीन्यूअस माइनर का आप लोग किससे जोड़ पाएँ? तो कट आउट डिस्टेंस प्लेसिंग से। दूसरा हो गया क्यू का 3 मेन राइडिंग जो होता है वो आपका टेफ्लर सिस्टम होता है, ठीक है? मेन राइडिंग सिस्टम, टेफ्लर सिस्टम। देखिए, यहाँ सिस्टम का बात हुआ ना, तो यहाँ ऐसे जोड़ना था। हम इसको ध्यान नहीं दिए, हम आप लोग के लिए नीचे चले गए, हमको ऊपर जाना था, ठीक है? अगर ऊपर जाते तो हम इसको कहीं न कहीं रिलेट कर पाते कि सिस्टम और सिस्टम है। तो इस तरह से, ठीक है? आप लोग समझ गए होंगे आई थिंक, ठीक है? क्योंकि आपको भी समझ में आ रहा होगा 1 घंटा से हम नॉन स्टॉप आप लोग के लिए बोलते जा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो हमको भी थोड़ा-सा होता है इस तरह से, मतलब क्योंकि कंटिन्यू आदत नहीं है ना इतना पढ़ाने का कभी, तो इसलिए। अब देखिए 72 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 72 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द शेप ऑफ पिलर, जो आपका शेप होगा पिलर का, इन स्टीप सीम फॉर होलेज एंड लोडिंग एंड इन इंक्लाइन सीम फॉर एडॉप्शन ऑफ हाई कैपेसिटी मशीनरी लाइक शटल कार लोकोमोटिव इज। तो क्या होगा वो? स्क्वायर होगा, सर्कुलर होगा, रोम्बस होगा या फिर रेक्टेंगुलर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रोम्बस। जो भी आपका शेप होगा स्टीप सीम में, ठीक है, जिसमें हम लोग लोडिंग करेंगे इंक्लाइन सिम से या फिर एडॉप्शन करेंगे हाई कैपेसिटी मशीनरी का, ये शटल कार, जैसे शटल कार या लोकोमोटिव का होगा, तो उस केस में हम लोग का जो पिलर का शेप होगा ना वो रोम्बस शेप का बनाया जाता है, समझ गए? तो ये याद रखिएगा। नॉर्मल देखिए, नॉर्मल अगर पिलर का बात करेगा ना, कभी रेगुलेशन 1 का बात किया, रेगुलर अगर पिलर का बात किया तब आपका रेक्टेंगुलर आता है, और अदरवाइज मैक्सिमम केस में आपका रोम्बस ही मिलेगा आप लोग को, ठीक है? ये याद रखिएगा। अगला आता है 73 नंबर में, इन डिसाइडिंग द साइज ऑफ पैनल, जो पैनल का साइज हम लोग डिसाइड करते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या आता है आपका? इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन का पीरियड का मतलब होता है कि एक पार्टिकुलर पीरियड बोलते हैं जिसमें आपका स्पॉन्टेनियस हीटिंग होता है, कि मतलब अगर उतना समय में अगर आप कोयला नहीं निकाल पाएँ, ठीक है? तो उसके बाद वहाँ पे हीटिंग हो जाएगा, मतलब कि आग लग सकता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है? तो आपको क्या बोल रहा है कि पैनल का जो भी साइज़ होगा उसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका इंक्यूबेशन पीरियड होगा, थिकनेस होगा, आउटपुट होगा या फिर आपका डेप्थ ऑफ सीम होगा। तो इसका आंसर सिंपल सा होगा कि जो भी आपका पैनल बनाएँगे हम लोग, साइज़ ऑफ पैनल होगा, उसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका काम करेगा डेप्थ ऑफ सीम का, ठीक है? कि कितना डेप्थ, मतलब कितना गहराई में हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डेप्थ ऑफ सीम। बढ़ते हैं 74 नंबर क्वेश्चन पे। 74 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि 74 नंबर बोल रहा है कि मैनेजर सेल्फ फ्रेम कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर न्यू टाइप ऑफ मशीनरी एंड इट सेल्फ प्रोवाइड फॉर। जो भी मैनेजर होगा वो आपका COP, कोड ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है? कोड ऑफ प्रैक्टिस को क्या करेगा, नया टाइप ऑफ मशीनरी पे ये करेगा, और साथ ही साथ क्या प्रोवाइड करेगा आपका? SOP प्रोवाइड करेगा, टेस्टिंग ऑफ मशीनरी बिफोर यूज, इरेक्शन, मेंटेनेंस और रिपेयर, शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, टेस्टिंग एंड मशीनरी एंड सब असेंबलीज, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आप हमेशा याद रखिएगा जो भी मैनेजर होगा वो क्या करेगा, आपका COP जब भी प्रोवाइड करेगा न्यू टाइप ऑफ मशीनरी के लिए, तो वो आपका SOP को भी प्रोवाइड करेगा और टेस्ट करेगा मशीन को बिफोर, मतलब पहला बार जब यूज़ करने जाएगा या मेंटेनेंस करने जाएगा ना, तो उस केस में वो मशीन को पहले टेस्ट कर लेगा कि हाँ मशीन का कैसा है, क्या नहीं, ठीक है? साथ ही साथ उसमें क्या होगा, शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, उसके एग्जामिनेशन का भी शेड्यूल देगा, कब कब एग्जाम करना है, कब कब उसको टेस्ट करना है और उसको असेंबलीज कैसे करना है, मतलब कैसे कैसे जोड़ना है। तो ये सब चीज़ मैनेजर आपका कोड ऑफ प्रैक्टिस में बताएगा, समझ गए? तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस।
अब आते हैं 75 नंबर क्वेश्चन पे। 75 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? स्कैम, SCAMP, स्कैम के बारे में बात कर रहा है। स्टाटा कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरी प्लान शैल अप्लाई टू एवरी। स्कैम आपका किस माइंस में अप्लाई होगा? डिप्लेयरिंग पैनल में, डेवलपमेंट वर्किंग जहाँ 10 मीटर से ज़्यादा, मतलब 10 मीटर जहाँ फेस है वहाँ, लॉन्ग वॉल वर्किंग, वर्किंग इज डिस्टर्ब और क्रश ग्राउंड, या फिर वर्किंग बिलो ग्राउंड। स्कैम आपका कहाँ अप्लाई होता है? आप खुद सोचिए एक बार। जहाँ पे आप लोग पिलर निकालते हैं बस वहीं आपका स्कैम पे अप्लाई होगा, या फिर डेवलपमेंट जहाँ करेंगे 10 मीटर से ज़्यादा फेस होगा वहाँ अप्लाई होगा, या सिर्फ लॉन्ग वॉल में अप्लाई होगा, या फिर वर्किंग जहाँ डिस्टर्ब हो गया क्रॉस ग्राउंड होगा वहाँ, या फिर वर्किंग बिलो ग्राउंड। बिलो ग्राउंड मतलब कि हर एक जगह अप्लाई होगा, मतलब कि हर एक जगह वर्किंग ग्राउंड, बिलो ग्राउंड में हर एक जगह। तो ऑब्वियस सी बात है, आपका स्कैम का मतलब ही होता है स्टाटा कंट्रोल एंड मॉनिटरी प्लान। ये आपका बिलो ग्राउंड माइंस में हर एक जगह अप्लाई होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, बिलो ग्राउंड, वर्किंग बिलो ग्राउंड, जब भी बिलो ग्राउंड में काउंट करेंगे तो ये आपका हर एक जगह अप्लाई होगा। समझ गए? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 76 नंबर क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट सपोर्ट प्लान इंक्लूड। सपोर्ट प्लान में आपका क्या क्या इंक्लूड होता है? तो उसमें दिया हुआ है स्पेसिफिकेशन ऑफ सपोर्ट एंड सपोर्ट इंटरवल फॉर ईच टाइप ऑफ वर्किंग, सिस्टम ऑफ मॉनिटरिंग सपोर्ट परफॉर्मेंस, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्टार्टअप बिहेवियर, या असेसमेंट ऑफ मंथली रिक्वायरमेंट ऑफ सपोर्ट मटेरियल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, असेसमेंट ऑफ मंथली रिक्वायरमेंट ऑफ सपोर्ट मटेरियल। सपोर्ट का प्लान जो होता है आपका, जो सपोर्ट प्लान बनता है उसमें आपका मंथली असेसमेंट होता है। ठीक है, पूरा महीना में क्या क्या रिक्वायरमेंट हुआ या क्या क्या आपका सपोर्ट मटेरियल दिया गया, वो सारा आपका सपोर्ट प्लान में इंक्लूड रहता है। समझ गया? तो कैंप मतलब सपोर्ट प्लान में आपका असेसमेंट रहता है मंथली रिक्वायरमेंट का एक तरह से। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। 77 नंबर पे बोल रहा है ओनर एजेंट एंड मैनेजर आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर एंड इम्प्लीमेंट। जो भी आपका ओनर एजेंट मैनेजर होते हैं माइंस के, वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? मतलब कि रिस्पॉन्सिबल मतलब कि क्या क्या चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं? प्रिपेयर करने का और इम्प्लीमेंट करने का, मतलब लागू करवाने का, बनाने का। तो आपका बोल रहा है वो ओनर एजेंट मैनेजर आपका स्कैम स्टाटा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट मॉनिटरिंग प्लान को आपको प्रिपेयर करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हाँ मैनेजर ही इसको बनाता है, तो हो सकता है आंसर है ये। दूसरा है सपोर्ट प्लान। सपोर्ट प्लान ओनर एजेंट मैनेजर बनाते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑब्वियसली है। कोड ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर फॉर सपोर्ट, जो भी आपका कोड ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर होता है, ठीक है, सपोर्ट के लिए, वो भी आपका ओनर एजेंट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रिपेयर और इम्प्लीमेंट करवाने की। सही है। प्लान फॉर इंस्टॉलेशन विड्रॉल एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ पावर सपोर्ट, जो भी आपका पावर सपोर्ट होता है उसका प्लान विड्रॉल या ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी, तो ये भी होगा, आंसर सही है। अगला आता है 78 नंबर, सफल कार आर ट्रांसपोर्टिंग मीडिया फॉर। ठीक है, जो भी सफल कार है आपका ट्रांसपोर्टिंग मीडिया का, उसमें आपका बोर्ड एंड पिलर होता है, लॉन्ग वाल होता है, हाइड्रोलिक माइनिंग या बोर्ड बीजी मेथड होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, बोर्ड एंड पिलर। जो भी आपका शटल कार होता है, शटल कार आप लोग देखे हैं ना, माइंस में अगर गए होंगे तो शटल कार देखे होंगे। तो शटल कार एक तरह से ट्रांसपोर्टिंग मीडिया का काम करता है, और ये किसमें होता है? आपका बोर्ड एंड पिलर में होता है सिर्फ। ठीक है, अगला क्वेश्चन 79 नंबर। 79 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोग से? हैवी रूफ फॉल इवन प्रीमेच्योर कोलैप्स में टेक प्लेस इफ लाइन और गुफ इज। आपको बोल रहा है कि जो हैवी रूफ फॉल होता है, ठीक है, आपका हैवी रूफ फॉल होता है जिसके कारण कोलैप्स होता है, वो लाइन और गूफ में, तो वो कहाँ होता है? पैरेलल टू द स्ट्राइक, डायगोनल, पैरेलल टू फॉल्ट, या राइट एंगल टू फॉल्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पैरेलल टू फॉल्ट। ठीक है, जो भी आपका फॉल्ट होता है, ये जैसे आपका मानिए यहाँ से, मानिए ये जैसे हम आपको एग्जाम्पल में समझाते हैं, ठीक है, थोड़ा डिटेल में ये समझ जाइए क्योंकि आप लोग का काम आएगा। ये आपका बिलो ग्राउंड माइंस है, ये आपका यहाँ पर रूफ हो गया, ठीक है, ये रूफ हो गया, और यहाँ पे आपका क्या है? माइंस में एक तरह से पैरेलल फॉल्ट है, मतलब कि दरार है, ये दरार है। ठीक है, यहाँ दरार है, इधर हो गया कोयला, इधर कोयला, ये दरार हो गया। ठीक है, और आपका जो कोलैप्स होगा ये पैरेलल, ये क्या होता है? जब यहाँ पे आपका दरार है इतना में, तो आप लोग का ये सब धंस जाएगा नीचे, ये पूरा नीचे धंसेगा ना फिर। तो ये क्या हो गया? कहीं ना कहीं ये जो दरार है ये पैरेलल टू फॉल्ट ही तो हो गया ना, ये फॉल्ट हो गया, इसको हम लोग दरार को क्या बोलते हैं? फॉल्ट बोलते हैं। और फॉल्ट के पैरेलल ही तो ये नीचे धंस गया ना, तो वही बोल रहा है कि जो भी हैवी रूफ फॉल होता है प्री मेच्योर कोलैप्स में, वो टेकन प्लेस इन इफ लाइन और गूफ। जो लाइन या गूफ होता है वो क्या होता है? पैरेलल टू फॉल्ट होता है, पैरेलल टू फॉल्ट होता है। तो समझ में आ गया? पैरेलल टू फॉल्ट का मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे? चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, और आई थिंक ये हम लोग का अब दो लास्ट क्वेश्चन है आज का, और हम लोग का फिर खत्म हो जाएगा। इसमें बोल रहा है कि द सडन रियलिस्टिक ऑफ इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी स्ट्रेन इन पिलर विच रिजल्ट वायलेंट बर्स्ट ऑफ कॉल्ड पिलर कोल्ड। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में दीजिएगा गाइस, ठीक है, क्योंकि हमको जहाँ तक याद है कि क्वेश्चन हम आप लोग से पूछे हैं, तो इसीलिए इसका आंसर भी मुझे आप लोग से कमेंट में चाहिए। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन अपनी जिम्मेदारी निभाएगा और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में देगा। ये आसान क्वेश्चन है, आप लोग को हम इसका हिंट भी देंगे, जो जो पढ़ रहे हैं ना उनको समझ में आया होगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछे सर।
अगला है 81 नंबर, जो कि है आज का लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट ऑफ द डे, ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, इफ द डिप्लेयरिंग प्रोसीड, ठीक है, जो भी हम लोग डिप्लेयरिंग करेंगे, प्रोसीड करेंगे, deep to rise and seam inclination is not mild, so the goof can be submerged in water, then the line of a goof is steep diagonal, arrow ahead, parallel to strike या diagonal। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पैरेलल टू स्ट्राइक, ठीक है। जो भी हम लोग डिप्लेयरिंग करेंगे डीप टू राइज सिम में, ठीक है, डीप टू राइज, डीप टू राइज, ठीक है, डीप टू राइज सिम में, वहाँ सिप का इंक्लिनेशन माइल्ड होगा और जो भी गुफ होगा वो सबमर्ज हो जाएगा पानी में। अगर लाइन ऑफ गुफ क्या होगा, पैरेलल टू स्ट्राइक का होगा, तो पैरेलल टू स्ट्राइक होगा। तो इसी के साथ गाइज हमारा 81 क्वेश्चन, जो कि 80 प्लस क्वेश्चन का सीरीज़ है, ये कंप्लीट हुआ। और साथ ही साथ इसमें हम लोग सारा का सारा, ठीक है, ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका जितना भी जगह से, वो सारा हम इसमें कवर अप किए हैं। अगर आप लोग सच में गाइज यहाँ तक रुके हो और लास्ट तक वीडियो देख रहे हो, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, जैसे मुझे भी आप लोग को पता चले कि आप लोग को वीडियो पसंद आई हो और इन्फॉर्मेटिव लगी है, ठीक है। तो और आपसे मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, बस आप लोग को वीडियो पसंद आए और आप लोगों का हेल्प हो उससे, बस उतना ही गाइस, ठीक है। और अगर चैनल में नए आए हो तो मैं बोलूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी फैमिली अब 500 मेंबर की हो चुकी है, ठीक है। तो अब इसी के साथ आप लोग का और भी हम क्वेश्चंस करवाने वाले हैं आने वाले दिनों में एग्जाम से पहले, जो कि एग्जाम पर्पज़ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, ताकि उन्हें भी इसका हेल्प मिल सके, ठीक है। तब तक के लिए चलिए थैंक यू गाइस, और थैंक यू आप लोग का इतना सपोर्ट और इतना प्यार के लिए जो आप लोगों ने मुझ पर किया, ठीक है, और दिखाया, ठीक है। चलिए थैंक यू।